सो हे गाइस, ये है क्लास 8 के इंग्लिश के वन शॉट की वीडियो जिसके अंदर हम हनी ड्यू के पूरे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके चैप्टर 1 से, जो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसमें जो ऑथर है उनको एक बार एक लेटर मिलता है। जब उस लेटर को पढ़ते हैं तो उन्हें ये फील होता है कि ये जो लेटर है ये इसके रियल ओनर के पास होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो स्टोरी की शुरुआत हुई है उसमें बताया गया है कि ऑथर जो थे वो एक बार जंक शॉप में गए थे। उन्होंने वहाँ पर एक रॉयल टॉप डेस्क जो है उसको देखा। उन्होंने जब उस डेस्क को देखा तो उन्होंने पाया कि वो जो डेस्क था वो बहुत ही बुरे कंडीशन में था। और लेकिन वो जो डेस्क था उन्हें बहुत ही सस्ते में मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि वो उसे खरीद लेंगे और बाद में जो उसकी मरम्मत करके उसको रीस्टोर कर लेंगे ताकि वो जो है उनके यूज़ में आ सके। उन्होंने उस डेस्क को खरीद लिया और जो है वो दिन था क्रिसमस ईव का। वो उसी दिन से लग गए उसको सही करने में कि इसको जल्द से जल्द मरम्मत करने के लिए। देखिए वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जैसे ही उस डेस्क का एक ड्रॉवर को खोला बाहर की तरफ, तो उन्होंने ये पाया कि वो जो मतलब ड्रॉवर था और जो डेस्क था वो पहले से ही फायर और वाटर के कॉम्बिनेशन से एकदम पूरी तरह से जो है डैमेज कर दिया गया था। तभी उनको बाद में ये याद आता है कि जिस व्यक्ति से उन्होंने खरीदा था, तो वो व्यक्ति भी कहता है कि ये जो मतलब डेस्क है ये बहुत ही पुराना है। तो उन्हें ये बात याद आता है कब, जब उस ड्रॉवर को खोलकर देखते हैं तब। उन्होंने वापस से ड्रॉअर को खोला तो उन्होंने पाया कि उसमें एक सीक्रेट स्पेस था जिसमें एक स्मॉल टिन बॉक्स जो है ये रखा हुआ था। उन्होंने उस स्मॉल टिन बॉक्स जो है उसको निकाला बाहर की तरफ। उनको नहीं होता एक फीलिंग आई कि ऐसा क्या है इस मतलब एकदम सीक्रेट स्पेस में क्या रखा होगा। जैसे ही उन्होंने उस स्मॉल टिन बॉक्स को निकाला तो उसमें जो एक एनवलप निकला। वो जो मतलब लिखा गया था एनवलप मीन्स वो जो लेटर था वो लिखा गया था जिम के द्वारा। वो जो जिम का था लेटर लिखा गया था तो वो रिसीव किया गया था, जिसको मतलब भेजा गया था 25 जनवरी 1915 को। और लिखा हुआ था कि ये लेटर जो है ये मेरे मरने के साथ ही दफनाया जाएगा। उस लेटर को जो है उन्होंने निकाला और उसके अंदर पाया कि ये जो है लिखा गया था जिम मैकपर्सन के द्वारा उनकी वाइफ मिसेस जिम मैकपर्सन को, जो कि 12 कूपर बीच ब्रिटपोर्ट में जो है रहती थी। और वो जो लेटर है लिखा हुआ था दिसंबर 26 1914 को। यहाँ पर जो है उस लेटर में जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो ये पाया कि वो जो लेटर था वो लिखा गया था इंग्लिश जो आर्मी के जो कैप्टन है उनके द्वारा। और ये जो इंग्लिश आर्मी के कैप्टन कौन थे, तो जिम थे। जो जिम मैकपर्सन है उसमें ये बताते हैं अपनी वाइफ कॉनी या फिर मिसेस जिम मैकपर्सन, ठीक है, मतलब दोनों ही उन्हीं का नाम है उनकी वाइफ का। तो वो बताते हैं अपनी वाइफ को कि एक बार जो है क्रिसमस के दिन उनके साथ बहुत ही अजीब सी घटना घटती है, मीन्स जिससे वो उन्हें लगता नहीं है कि ऐसा कभी हो भी सकता है। उन्होंने जिम ने ये पूरा बात बताते हुए कहा कि एक बार जो है मतलब कि जब वो लड़ाई के बीच में थे, मतलब कि इंग्लिश के जो कैप्टन थे वो जिम थे और जर्मन का कैप्टन कोई और था। तो यहाँ पर जो है वो बताते हैं कि जो जर्मन के जो दो पीपल हैं वो एक जगह खड़े हो गए और उन्होंने एक वाइट जो फ्लैग है उसको लहराते हुए ये बताया कि वो जो है मतलब शांति चाहते हैं, क्योंकि वाइट फ्लैग जो है वो पीस का साइन होता है। तो उन्होंने ये चाहा कि शांति चाहने का उन्होंने ऐसा इशारा किया। जो जिम थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए कि ऐसा तो नहीं कि सामने जो जर्मन जो पीपल हैं, जर्मन सोल्जर्स जो हैं, ये ऐसा ना कि कोई मतलब ट्रिक कर रहे हो हमारे साथ। लेकिन ऐसा नहीं था। जो जर्मन जो सोल्जर्स थे उन्होंने जो है उनको विश किया हैप्पी क्रिसमस। तो यहाँ से जो इंग्लिश सोल्जर्स थे इन्होंने भी विश किया हैप्पी क्रिसमस। अब देखिए वो जो जर्मन जो सोल्जर्स थे वो आगे बढ़ने लग गए। जो जिम थे वो पूरी तरह सचेत हो गए कि कहीं ऐसा ना कि वो कोई ट्रिक कर जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ पर जो है जर्मन के जो कैप्टन थे वो सामने आते हैं, जिम के पास खड़े होते हैं और जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो जो है डसेल्डॉर्फ के रहने वाले हैं और वहाँ पर जो है वो और चेस्टा में जो है सेलो खेला करते थे। और फिर उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम जो है वो हैंस उल्फ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है एकदम फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। तो इसी तरह जैसे ही उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पर जो जिम थे इन्होंने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। इन्होंने भी कहा कि वो जो है डॉर्सेट में स्कूल टीचर थे, मीन्स पहले जो है डॉर्सेट में वो वहाँ पर स्कूल टीचर थे। तो इस तरह से जिम मैकपर्सन जो थे उन्होंने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। अब आगे देखिए, जो हैंस वुल्फ रहते हैं, ठीक है, जर्मन के कैप्टन, वो कहते हैं कि मैं कभी डॉर्सेट नहीं गया हूँ और ना ही मैं कभी इंग्लैंड गया हूँ, लेकिन मैं डॉर्सेट को जानता हूँ, साथ में मुझे इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है। मतलब वो कभी वहाँ पर गए नहीं होते लेकिन उस प्लेस को जान रहे होते हैं, उस लैंग्वेज को जान रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जो मेरा फेमस जो राइटर है वो थॉमस हार्डी है। उसने एक बुक जो है फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड भी लिखा हुआ है। बाद में जो है मैकपर्सन कहते हैं कि मेरी वाइफ ने मतलब एक क्रिसमस केक भेजा है, चलो मिलकर खाया जाए। और इस तरह से वो लोग मिलकर खाना शुरू कर देते हैं। फिर जो है एक सोल्जर जो है फुटबॉल लेकर आता है और वहाँ पर जो है फुटबॉल मैच शुरू हो जाता है। जिम मैकपर्सन जो और हैंस वुल्फ जो रहते हैं वो लोग जो है मतलब गेम खेल तो नहीं रहते हैं लेकिन हाँ चीयर जरूर कर रहे होते हैं।
जो उल्फ रहते हैं, ठीक है, वो हैंस वुल्फ वो सजेस्ट करते हैं ये काश जो है ये लड़ाई जो है ये एक फुटबॉल मैच की तरह होता। मीन्स कहीं पर भी कोई जो है ये मार काट नहीं होता, कोई जो है मतलब नहीं होता है कि मतलब मौत नहीं होता, और एक फुटबॉल मैच की तरह जो है हारे जीते किसी को भी कोई ज़्यादा हार्म नहीं होता। तो इस तरह से वो इस कहते हैं, बाद में है वो लोग जो है पार्टी शुरू करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, खाना खाना ये सब शुरू कर देते हैं, और लास्ट में होता ये है कि वो जो खाना है पूरे से खत्म हो जाता है। रात होता है, जो जर्मन्स रहते हैं वो लोग जो है कैरोल मीन्स एक तरह से गाना जो है वो गाना शुरू कर देते हैं। इंग्लिश सोल्जर जो है वो भी यहाँ से है चोरस जो गाकर शुरू कर देते हैं, मीन्स यहाँ पर वो लोग जो एक तरह से गाना जो है वो गा रहे होते हैं। बाद में क्या होता है वो लोग एक्सचेंज करते हैं गाना को, मतलब नहीं होता है एक का गाना किसी और ने गाया, इस तरह से गाना वो लोग गाकर इंजॉय कर रहे होते हैं। मैक पर्सन लास्ट में ये लिखते हैं उस लेटर में कि ये जो मोमेंट था उनके लिए बहुत ही एक सुहावना मतलब मोमेंट था। उन्हें ऐसा लगा नहीं था कि कभी ऐसा उनको मोमेंट मिलेगा देखने के लिए। और फिर उसके बाद वो लेटर को एंड करते हुए लिखते हैं कि मैं ये होप कर रहा हूँ कि काश ये जो वार है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और जो आर्मीज़ हैं इनमें मतलब मृत्यु किसी की ना हो और हम लोग बाद में भी मिल सकें। ऑथर ने जब उस पूरे लेटर को पढ़ा तो उनको ये फील आया कि ये जो लेटर है ये इसके रियल ओनर के पास जाना चाहिए। तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अभी जो है निकल जाएंगे, मतलब उस जो रियल ओनर है उसको ये लेटर देने के लिए। तो वहाँ पर जो है वो देखते हैं कि वो जो एड्रेस उस लेटर पे क्या लिखा हुआ था, वो उस एड्रेस को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एड्रेस था ब्रिडपोर्ट डॉरसेट। तो वो उसी वक्त वहाँ पे रवाना हो जाते हैं ब्रिडपोर्ट की तरफ। जब वो वहाँ पे जा रहे होते हैं तो जब उस प्लेस पे पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा होता है कि जो मतलब हाउस नंबर लिखा रहता है हाउस नंबर 12, तो वो देखते हैं कि वो जो हाउस था वो पूरी तरह से जल चुका था। अब वो सोचते हैं कि चलो ये जल गया तो ये जो मिसेस मैकपर्सन है वो कहाँ गई होंगी। तभी उनको बाद में पता चलता है किस तरह से कि कैसे उसमें आग लग गया था, और मिसेस मैकपर्सन को जो है एक नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया था। अब वो है वो उस नर्सिंग होम की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पर जब नर्सिंग होम की तरफ निकल रहे होते हैं तो वहाँ पे उनको ये बात पता चलता है कि उस समय उस वक्त में जो मिसेस मैकपर्सन रहती हैं वो 101 साल की हो गई होती हैं, मीन्स 101 ईयर की। वो नर्सिंग होम में पहुँचते हैं, वहाँ पर वो मैट्रॉन से मिलते हैं, मीन्स वहाँ पे जो केयर करने वाले होते हैं नर्सिंग होम के, उनसे वो मिलते हैं। वो पूछते हैं कि जो मिसेस मैकपर्सन है वो कहाँ है। वो बताते हैं कि देखिए मिसेस मैकपर्सन जो है वो बहुत आजकल कन्फ्यूज़ रहती हैं, और वो बता देते हैं कि वो कहाँ पर है। वो जाते हैं मिसेस मैकपर्सन के पास, वो है एक व्हीलचेयर पे बैठी रहती हैं। जब वहाँ पे बैठी रहती हैं, तो उस समय जैसे ही वो कहते हैं कि कॉनी, मीन्स उनका नाम रहता है मिसेस मैकपर्सन का, बोलते हैं कॉनी, तो वो जो है अपने आँखों को लिफ्ट करती हैं और ऊपर की तरफ देखने लग जाती हैं। यहाँ पर जो ऑथर है ये बताना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से उन्हें लेटर मिला, लेकिन बाद में उन्हें ये बात पता चलती है कि वो कुछ भी नहीं सुन रही होती हैं। वो चुपचाप उनको देख रही होती हैं और उनकी आँखों में आँसू आ जाता है। उनको ऐसा फ़ील होता है कि जो जिम था वो लौट कर आ गया, मीन्स उनके जो हस्बैंड थे वो लौट के वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मिसेस मैकपर्सन जो है कहती हैं कि जिम मुझे लगा था कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे, और तुमने किया भी। तुम जो है क्रिसमस ईव के दिन वापस आ गए। अब जो है उनके पास जाती है, उनको किस करती है, मीन्स जैसे कि गाल पे करना, और उसके बाद जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उनको लगता है कि जो जिम है वो वापस आ गया, लेकिन वो रियल में जिम नहीं रहते हैं, वो ऑथर रहते हैं। वो बोलती हैं कि आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और जो है तुम यहीं पे रुको, और फिर वो बोलते हुए मतलब कुछ बातें करती हैं और लास्ट में कहती हैं कि मेरा जो है ये मतलब लाइफ का या फिर इस क्रिसमस का सबसे मतलब बेस्ट गिफ्ट था। तो इस तरह से इस चैप्टर का नाम पड़ा द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 को, जो कि है द सुनामी। हम लोग को इसमें देखना है कि किस तरह जब सुनामी जो है आता है अंडमान और निकोबार आइलैंड पे, तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो कैसे प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्टोरी है इसको कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। इसमें जो लोग हैं वो अपने बातों को बता रहे हैं। स्टोरी शुरू होने से पहले कहा गया है कि ये स्टोरी जो है ये अंडमान और निकोबार आइलैंड की है, और तब की है जब सुनामी जो है इंडिया के कुछ पार्ट्स पे हिट करता है तब का। स्टोरी में सबसे पहले शुरुआत की गई है इग्निशियस से। इग्निशियस जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, और जो उसकी वाइफ थी वो जब सुबह 6 बजे उठती है तो वो सेंस करती है अर्थक्वेक को। उसको ऐसा लगता है कि जो अर्थक्वेक है वो आ रहा है। इग्निशियस उठता है और क्या करता है कि अपने जो टीवी रहता है उसे उठाकर नीचे रख देता है, मीन्स जो टीवी उसका रगा रहता है उसको वो फ्लोर पर रख देता है ताकि वो टूट ना जाए, और अपने परिवार के साथ जो है बाहर की तरफ भाग जाता है। जैसे ही वो लोग बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं, तब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें मतलब जाना किधर है। और इसी तरह जो वो लोग देखते हैं कि सी का राइजिंग, मीन्स जैसे जैसे सी पूरा एकदम उठ रहा होता है तो वो लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कुछ। और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो लोग इधर उधर भागते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। और जो जो इग्निशियस थी उसके जो वाइफ हो गए उसके जो बच्चे हो गए दो, वो दोनों ही जो है पानी के द्वारा बहा लिए जाते हैं।
और इग्निशियस इस तरह अपने वाइफ को, 2 बच्चों को, फादर इन लॉ और जो उसके ब्रदर इन लॉ थे, उनको सुनामी में खो देता है। तो यहाँ पर जो है स्टोरी खत्म हुआ इग्निशियस का। अब आते हैं आगे का स्टोरी जो कि है संजीव के ऊपर। संजीव जो एक पुलिसमैन था, उसने कैसे-कैसे करके उस सुनामी में अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने वाइफ को जो है बचा लिया था। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि जो संजीव रहता है, ठीक है, उसकी जो मतलब कुक रहती है, जो कि खाना बनाती है गेस्ट के लिए, वो जो है बही जा रही होती है। वो मतलब चिल्ला रही होती है हेल्प के लिए कि उसे कोई मदद करेगी और वहाँ पर सुनामी में बही जा रही होती है। संजीव जब सुनता है उसकी आवाज़ तो वो उसकी तरफ दौड़ के जाता है उसको बचाने के लिए। लेकिन उस समय उसका किस्मत ठीक नहीं था और जो है संजीव और जो वो कुक थे, वो दोनों ही बहा लिए गए। अब जो तीसरा स्टोरी आ रहा है ये है मेघना के ऊपर। मेघना 13 इयर्स ओल्ड थी, मीन्स एक बच्ची थी। और जो है उसके जो परिवार थे वो भी पूरे बहा लिए गए थे और जो 77 जो अदर पीपल हैं वो भी। और वो जो थी वो एक डोर के ऊपर मीन्स उसको पकड़ कर जो है अपने आप को बचाई हुई थी। 2 दिन जो है पूरे गुजर जाते हैं और जो लहरें रहती हैं उसको एक किनारे पे लाके छोड़ देती है, जिसके कारण ये जो है बच जाती है। अब हमें जानना है अलमास के बारे में। अलमास जो थी वो एक 10 साल की लड़की थी। उसका जो पूरा फैमिली है वो सो रहा था बट उसके जो फादर है वो जगे हुए थे। वो बाहर देखते हैं तो उन्हें ये फील होता है कि जो बाहर का माहौल था, जो पानी था, वो और आगे की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था और एकदम तेजी में। तब वो क्या करते हैं कि सबको जगाते हैं और इस तरह वो लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तभी जो अलमास के ग्रैंडफादर थे वो गिर जाते हैं और इस तरह उनके फादर जैसे ही उनको उठाने जा रहे होते हैं तो एक बड़ी सी लहर आती है और उन्हें पूरा बहा के लेके चली जाती है। आगे जो है एक और लहर आती है और वो जो है उसकी माँ को, अलमास के, और उसकी जो अन थी उनको भी बहाकर लेकर चल जाती है। अलमास जो है उस समय एक लकड़ी का जो लॉग रहता है उसको पकड़ के जो है तैरती रहती है और उस पे बैठ जाती है। जब वो सुबह उठती है तो वो जो है एक हॉस्पिटल में पाई जाती है। मीन्स वहाँ पे कमोत्रा हॉस्पिटल था, उसमें उसको ले जाया जाता है। अब हमें देखना है टिली के फैमिली के बारे में जो कि इंग्लैंड से थाईलैंड आए थे क्रिसमस को सेलिब्रेट करने। ये वक्त था 26 दिसंबर का जब टिल्ली और उसकी जो पूरे फैमिली है वो बीच पे खड़े रहते हैं। टिल्ली जो है वो एक चीज़ को गौर करती है कि वहाँ पर जो है जो बीच था वो बहुत ही ज़्यादा जो है छोटा होते जा रहा था टाइम पर टाइम। और जो मतलब वाटर था उसमें से एक फोम टाइप का क्रिएट होकर बाहर की तरफ आ रहा था। उसे जो है ये बहुत ही अजीब लगता है उस समय। लेकिन वहाँ मौजूद टिल्ली की माँ जो है और भी दूसरे लोग को कुछ समझ नहीं आता है, मीन्स कोई साइन नहीं मिलता है कि यहाँ पे कोई बड़ा खतरा आने वाला है। टिल्ली को उस समय याद आता है कि उसके जो ज्योग्राफी टीचर है उन्होंने कुछ ही सप्ताह पहले ये बताया था अपने क्लास में कि किस तरह से सुनामी जो है वो आता है उसके साइंस को। तब जो है वो याद करती है उस चीज को कि ये कैसे मतलब सुनामी जो है वो आता है तो किस तरह के साइन देखने को मिलते हैं। वो चिल्लाती है अपने फैमिली के पास और कहती है कि यहाँ से जो बीच है यहाँ से चलो, यहाँ पर कोई भी चीज़ सही नहीं है। लेकिन जो उसकी माँ थी वो अब भी समझ नहीं पाती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जरूर उनकी जो बेटी है कह रही है, इसका मतलब जो कोई खतरा हो सकता है और वो लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो लोग जो है दौड़ते दौड़ते जाते हैं, तब जो एक होटल मिलता है वहाँ पर वो लोग जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि उसी होटल में जो है किसी जगह पर मीन जैसे सेकेंड या थर्ड फ्लोर पर जाके वो लोग रहेंगे। होटल के अंदर जाने के बाद जो है वो लोग एक सहारा मीन्स आश्रय लेते हैं होटल के थर्ड फ्लोर पे, वहाँ पर रुक जाते हैं। सुनामी आता है और वहाँ पर किस्मत अच्छा रहता है कि जो होटल रहता है वो सुनामी के प्रभाव को जो है पूरा झेल लेता है, मीन्स होटल को ज़्यादा कुछ नहीं होता है और वहाँ पर जो टिल्ली और उसकी जो फैमिली है वो बच जाते हैं। अब इसमें बताया हुआ है कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके सिक्स सेंस होते हैं। इसीलिए जब सुनामी आया था तब जो है 1,50,000 लोग मारे गए थे, लेकिन सिर्फ कुछ ही एनिमल्स मरे थे। यहाँ तक जो श्रीलंका में याला नेशनल पार्क है वहाँ पर जो है 60 विजिटर्स जो है वो मारे गए थे, लेकिन सिर्फ 2 जो है एनिमल्स वो मरे थे। तो इस तरह से एक और कहानी उभर के आती है कि जो एक पार्क था वहां पर जो एलिफेंट रहने वाले थे उस जो बीच पर जो घूम रहे थे, वो लोग सुनामी के आने के कुछ घंटे पहले ही जो है लगभग वहां से चले गए थे, लगभग 1 घंटे पहले। आगे का स्टोरी है उसमें कहा गया कि एक व्यक्ति जो था वो अपने डॉग्स को रेगुलर लेकर जाया करता था बीच पर, लेकिन उस दिन जो है उसके डॉग्स मना। इस तरह वो जो व्यक्ति रहता है उसका जान बच जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एनिमल्स जो है वो कैसे मीन्स पहले से भाप लेते हैं सुनामी के आने से पहले। तो यहाँ पर ये जो पूरा इस चैप्टर में दिया गया था मैंने आपको पूरा जो है ब्रीफली समझा दिया, सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। अब देखते हैं चैप्टर थर्ड को जो कि है ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट। तो इस हम लोग को चैप्टर में देखना है कि 1757 से लेकर 1857 के बीच में क्या क्या हुआ था और इस चैप्टर को पूरा एक कॉमिक व्यू की तरह बताया गया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पार्ट है इसमें कहा गया है कि दिल्ली में जो फंक्शन हो रहा था उसमें कहा जाता है कि सुनो देशवासियों, तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाने चाहिए उनके बारे में सोचकर, जैसे कि जो जवान हो गए जो शहीद हुए हमारे कंट्री के लिए।
तो ये है इसके फर्स्ट पार्ट में बताया गया और इस तरह से पूरा जो स्टोरी है ये शुरू होता है और इसमें जो हमें 1757 से लेकर 1857 के बीच में पूरा जानना है कि क्या-क्या हुआ था इंडिया में। तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है इसमें कहा जाता है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 से लेकर 1849 तक का। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी था वो इंडिया में आया। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो वो कंपनी था वो इंडिया में आया और यहाँ पे पकड़ बनाना शुरू कर दिया। ये पकड़ कैसे बना रहा था? तो इसका जो है वजह कि ये किस तरह से पकड़ बना पा रहा था वो ये था कि मान लो कि कोई प्रिंस है, ठीक है? और उसको अपने आस-पास वाले प्रिंस को हराना है, तो वो प्रिंस क्या करता था कि जो ये जो कंपनी था मीन्स ये जो ब्रिटिश थे, इनसे क्या करता था हेल्प लेता था। बोलता था कि तुम मुझे हेल्प दो ताकि मैं जो सामने वाला या फिर जो मेरा राइवल है प्रिंस, उसको मैं हरा सकूँ। इस तरह से वो हेल्प लेता था और दूसरे जो सामने वाले प्रिंस थे उनको हराता था। लेकिन सिर्फ इतना ही पे बात नहीं थमता है। मेन यहाँ पे मुद्दा ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी था वो हेल्प तो करता था, लेकिन वहाँ पे कुछ शर्त रहते थे। जैसे कि कुछ जो एरिया मीन्स वो कैप्चर करता है प्रिंस, उस पे उनका अधिकार होगा या फिर उनको कुछ रुपीस देना पड़ेगा ब्रिटिश को। तो इस तरह से क्या हुआ कि ब्रिटिश सबका जो है मीन्स बहुत सारे जो प्रिंस हो गए, जो हेल्प माँगते उनका हेल्प करता और वहाँ से कुछ एग्रीमेंट के तौर पे कहीं रूल कर लेता तो कहीं से पैसे लेता। तो ये था इसका पकड़ बनना ऐसे शुरू होता है। लेकिन एक बार क्या होता है कि एक जो प्रिंस है वो मतलब अटैक करते हैं किसके ऊपर तो टीपू सुल्तान पे। जो टीपू थे वो मैसूर से बिलोंग करते थे। जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो वो बहुत ही बहादुरी से लड़े, मतलब कि जो दूसरे प्रिंस थे उनसे अच्छा ये लड़े और ज़्यादा मीन्स नहीं होता है टिकना, वो से ज़्यादा टिके और आखिर में उनकी भी मौत हो गई लड़ाई में ही। तो इस तरह से यहाँ पे टीपू सुल्तान का एग्जाम्पल दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे। अब आगे देखिए क्या है, यहाँ पर लोगों के मन में 2 मीन्स हो सकता है ना छवि बनना, कि जो ब्रिटिश है वो अच्छे हैं, तो कुछ सोचते हैं कि जो ब्रिटिश है वो बुरे हैं। लोग थे जो सोचते थे कि ब्रिटिश अच्छे हैं, वो इसलिए उसको अच्छा मानते थे क्योंकि वो सोचते थे कि चलो ब्रिटिश ने मेरा हेल्प कर दिया इस जगह पे कब्जा करने के लिए या फिर मेरे राइवल को हराने के लिए। और फिर बोलते थे कि इस वजह से जो है अब उस जगह पे शांति हो गई या फिर मुझे जो इतना एरिया मिल गया लैंड, तो अब वहाँ पर मैं रूल करूँगा, अब जो है और शांति हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमने देखा क्या तो पॉजिटिव जो है यहाँ पर थिंकिंग लिया गया। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग में देखिए क्या था कि जैसे कुछ लोग थे वो कह रहे थे कि मान लो अगर आप किसी प्रिंस को हराते भी हो या फिर किसी किंग को हराते भी हो, तो वो जो हार रहा है वो आदमी वो मर जाता है तो वो तो बिलोंग करता है उसी ना जमीन से मीन्स उसी कंट्री से, तो ये गलत बात है कि कोई दूसरा बाहरी कंट्री वाला आ रहा है और वो हमारे ही कंट्री के लोगों को मार दे रहा है। तो इस तरह से दो मतलब सेंस बने लोगों के अंदर। थर्ड पॉइंट पे हमें देखना है ब्रिटिश रूल के बारे में जो कि है 1765 से लेकर 1836 तक। तो सेकंड पार्ट में हम लोग कितना देखिए कि किस तरह से ब्रिटिश जो है अपना कब्जा बना रहा था। थर्ड पार्ट में देखना है कि वो अपने आप को फैलाने का और क्या जरिया ढूंढ रहा था। तो सबसे पहले तो बात किया गया रिलीजियस लीडर के ऊपर। तो इन लोग का क्या काम था कि भाई ये दूसरे के अंदर आइडिया लाते थे अनटचेबिलिटी के बारे में और चाइल्ड मैरिज के बारे में। और वो ऐसा कहते थे कि अगर जो है कोई आदमी अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चला जाता है या फिर जो आदमी मतलब इस सी को क्रॉस करके दूसरी जगह चला जाता है तो वो जो है अपना रिलीजन छोड़ मतलब खो देता है। मतलब कि लोगों को डराना था कि वो किसी दूसरे देश में ना जाए, यही इनका काम था। कुछ तो ऐसा ही मानते थे कि जिंदगी में जितना भी कष्ट हो रहा है वो सब औरत की वजह से हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अभी भी हमारी जो सोसाइटी था उसमें अंधविश्वास कितना था उस वक्त में। अब आगे देखिए क्या है कि जो ब्रिटिश था वो तो अपना अलग काम में लग गया कि भाई हम लोग और ज़्यादा फैलाव कैसे करें, हम लोग और प्रॉफिट कैसे करें। तो वो लोग क्या करते कि जैसे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना टैक्स लगाते हैं, साथ में जितना कम से कम अमाउंट में वो लोग मतलब खरीद सकना किसी भी सामान को वो चाहते थे। तो यहाँ पर उन्होंने फार्मर्स पे लेबर्स पे क्या कर दिया कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए और जो है जो भी उस सामान वो जैसे क्रॉप्स उगाते थे उन क्रॉप्स को एकदम सस्ते दाम में खरीदते और दूसरी जगह पर महंगे दाम में बेचते ताकि उनको फ़ायदा हो। तो यहाँ पर 2 चीज़ हमने देख लिया। आगे क्या था कि ये लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग और कैसे मतलब प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इनका सिर्फ़ एक ही मोटिव था प्रॉफ़िट को लेकर। तो इन लोगों ने कहा कि अगर जो है इंडिया में आने वाले इम्पोर्ट ड्यूटी को हम लोग हटा दें, मतलब कि जो भी वो लोग सामान जो है इंग्लैंड से लेकर आते हैं इंडिया में, ठीक है? तो उस पे कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगा, तो वो सामान जो है मतलब नहीं होता है, उसका जो पैसा है वो बच जाएगा और इस तरह से उन्हीं को प्रॉफ़िट होगा और वो सामान को इंडिया में बेच के पहले से अलग से प्रॉफ़िट कमा लेंगे। तो इन लोगों ने इस चीज़ को सोचा। अब देखिए क्या है, यहाँ पर ये क्या करते कि बाहर से सामान को इंडिया में लेकर आकर थोड़ा और रेट में बेचते ताकि और ज़्यादा उनको फ़ायदा हो। उनके लिए जो प्रॉब्लम्स थे वो कौन थे? तो कलाकार सब मीन्स आर्टिसियंस, ठीक है? तो इनका क्या था कि जो भी बहुत एक्सपर्ट थे आर्टिसियंस, ठीक है, बिजनेसमैन हो गया, उनका ये लोग अंगूठा काट देते थे।
ताकि वो जो है जैसे कि कोई आर्टिस्ट है तो वो अपने काम को ना कर पाए, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो। अगर वो पेंटिंग ही करता है या फिर अदर वर्क करता है तो उसको मैक्सिमम यही चांस होता है कि वो अंगूठा यूज़ करेगा ही। तो इससे वो लोग अंगूठा काट देते थे उसका, ताकि वो कुछ भी अच्छा ना कर पाए और इस तरह से उनका जो प्रोडक्ट है वो मतलब पूरा जगह पे फैला रहे। तो इस तरह से देख लिया हमने थर्ड पॉइंट। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में। तो इसमें क्या है, राम मोहन रॉय के बारे में। तो राम मोहन रॉय जो थे वो बंगाल से जो है मतलब बिलोंग करते थे। उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि जो कैसे मतलब अंधविश्वास जो फैला हुआ है लोगों के बीच में, तो वो क्या सोचते थे कि इस अंधविश्वास को खत्म करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि पुराना जो पास्ट है वो सही है, उसका मतलब आधार सही है, लेकिन अभी हमारे सोसाइटी में कुछ ज़्यादा ही अंधविश्वास हो गया है, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा। तो ये इसको ख़त्म करना चाहते थे। ये अपने वाइफ उजमा को कहते हैं कि देखो, ये जो सोसाइटी है इसके मतलब पूरा आ गया है कि रिलीजन्स के ऊपर लेकर के भाई ये अलग कास्ट का, ये अलग ये है। तो इन्होंने समझाया अपनी वाइफ को कि देखो, जो काउज़ हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं, लेकिन उनका जो दूध होता है वो तो मतलब सब समान ही होता है, मीन्स सेम होता है। फिर दूसरे जो है वो एग्ज़ाम्पल में देते हैं कि मान लो कि अलग-अलग टीचर्स हैं, उनका ओपिनियन अलग होगा, लेकिन उनका उद्देश्य तो एक ही होगा कि अगर किसी भी स्टूडेंट को वो बता रहे हैं कोई भी चीज़, ओपिनियन अलग-अलग होगा, लेकिन उनका उद्देश्य यही होगा कि उस स्टूडेंट को अच्छा बनाना है। तो यहाँ पर इन्होंने 2 एग्ज़ाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि चलो मान लेते हैं बहुत सारा अलग-अलग रिलीजन है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो एक ही है, शांति, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़। तो इस तरह से इन्होंने समझाना चाहा कि कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका मोटिव तो एक ही है, सब समान है। तब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो है मतलब बहुत ज़्यादा मीन्स प्रभावित थे साइंस और मॉडर्न नॉलेज के लिए। तो वो क्या कर किए कि उसको मतलब और गेन करने लग गए। वो इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड में देखने कि भाई ये जो ब्रिटिश है ये इतना पावरफुल हो कैसे रहा है। तो वो जो ब्रिटिश मीन्स के बारे में सोच के जब इंग्लैंड गए, तो वहाँ पर वो उनसे बात करते हुए कहते हैं कि देखो, हम लोग जो है तुम्हें रूलर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन तुम लोग रूलर हो इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग कुछ भी करोगे। तुम्हें भी हमें जो है एक ऐसा सब्जेक्ट मानना होगा, सब्जेक्ट मतलब कि एक पात्र मानना होगा। जैसे कि अगर कोई किंग है तो हम उसके वहाँ के रहने वाले देशवासी हैं, ठीक है ना? तो हमें ऐसा मानो और हमारे फ़ेवर में कुछ करो, सिर्फ़ अपने बारे में मत सोचो। तो इस तरह से वो कहते कहते हैं कि हमारा भी कुछ हक बनता है, हमारे बारे में भी सोचो। इन्होंने जो है एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, ठीक है? लेकिन जो ब्रिटिश है उसको लगा कि ये उनके लिए खतरा है, तो उसने 1823 में न्यूज़पेपर को बंद कर दिया था। अब आते हैं 5th पॉइंट में, ये है ऑपरेशन, जो कि हुआ था 1765 से 1835 तक। इसमें क्या है कि ब्रिटिश ने एक लॉ पास कर दिया, रेगुलेशन 3। इसके अनुसार ये था कि ब्रिटिश किसी को भी जो है जेल में आराम से भेज सकता था, बिना कोई उनको नोटिस दिए और बिना किसी वजह के भी। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसने ऐसा इसलिए किया कि ताकि अपने आप को वो और सेफ कर सके। अपने आप को सेफ करने का मतलब हुआ कि अगर किसी पे उसको लगता है कि ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, तो उसको पकड़ के सीधे जेल में डाल दिया बिना कोई नोटिस दिए। और इस तरह यहाँ पर जो बड़े-बड़े जो बिजनेसमैन थे और जो ब्रिटिश जो पर्सन थे, वो क्या करते थे कि और ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग गए, ताकि इंडिया में वो और इन्वेस्ट करते ताकि उन्हीं को प्रॉफिट होता। इंडिया में कुछ प्रॉफिट नहीं होता, उन्हीं को उल्टा प्रॉफिट होता। और इस तरह से 1829 के वक्त में वो लगभग 7 करोड़ रुपीस जो है गेन करते, मीन्स एक मतलब प्रॉफिट अपना कमाते थे इंडिया से। कितना था, 7 करोड़। अब आगे देखिए क्या है, जो गवर्नर जनरल जो कि थे बेंटिक, ये बताते हैं कि देखो, हमने जो है मतलब लगभग वीवर्स को ऐसा मतलब चोट दिया है, ताकि उनके जो ये जो मतलब बोन्स है, उससे जो खून निकल रहा है उससे इंडिया में जो है उसकी सिंचाई हो रही है। मतलब कि हमने उनको बुरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया है पूरा। इस तरह से ये एग्जाम्पल में बताते हैं कि हमने मतलब कैसा फैलाव किया है कि हमने पूरे लोगों को एकदम एग्जॉस्ट कर दिया और उससे हम लोग अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और था कि जो ब्रिटिश था वो अब उसका माइंडसेट ये बन गया कि पूरा मतलब इंडिया का जो अदर इंडस्ट्रीज है इसको ख़त्म कर देना और खुद का जो है पूरा पकड़ बनाना। इसलिए वो जो थे पहले हमने बताया कि आर्टिसियंस हो गए, उनके थंब को काट दिया करते थे। तो इस तरह से ये अब पूरा सोचे हैं कब्जा करने के लिए। अब आते हैं हम लोग आगे डिससैटिस्फैक्शन के ऊपर, जो कि ये 1835 से लेकर 56 तक, मीन्स 1856 तक। इसमें क्या है कि अब ब्रिटिश के दिमाग में ये आइडिया है कि देखो, इंडिया जो है इसमें मतलब पर्शियन हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब लैंग्वेज तो है, लेकिन हमें जो है अब इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज भी लाना चाहिए, कुछ चेंजेस करने चाहिए इसमें। और इस तरह से जो है इन लोगों ने सोचा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको भी अब इंडिया में मतलब फैलाया जाए, ताकि जो है हम लोग लोगों को कुछ एजुकेट कर सके, उनको क्लर्क बना सके और वो क्लर्क जो है वो हमारे काम में आ सके। मीन्स इन्होंने सोचा कि चलो कुछ एजुकेट किया जाए इंडियंस को इंग्लिश के बारे में।
इंग्लिश जो है चलो इन्होंने एजुकेट किया, कलर्स बनाया, कलर्स उनका साथ भी देते थे। लेकिन अब जो है कि कुछ लोग तो भाई चेंज होंगे ही, कुछ लोगों के मन में ये आया कि भाई हम लोग तो एजुकेट हो गए, अब हमें अपने ब्रदर्स को भी एजुकेट करना है, मीन्स अपने भाइयों को भी, अपने लोगों को भी एजुकेट करना है। और इस तरह से वो जो है दूसरे को एजुकेट करते, और एजुकेट होने से लोगों के सोचने का शक्ति है वो और बढ़ जाता। अब वो सोचने लग जाते कि नहीं, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, मतलब ये जो ब्रिटिश जो है ये पूरा गलत कर रहा है हमारे साथ। पहले क्या था कि उनको लाचारी में करना पड़ता था, जो भी वो ब्रिटिश कहते हैं टैक्स देने का, वो कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन अब सोचे कि नहीं, हमें कुछ अब मतलब आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हो गया। तो इस तरह से वो लोग बोलते हैं कि चलो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है इसके अंदर अपना जो भी मतलब सुझाव है, या फिर जो भी हम लोग सोचते हैं कि गलत हो रहा है हमारे साथ, उसको हम लोग बताएंगे। अब देखिए 1856 की बात है, यहाँ पर इस लगभग ब्रिटिश ने पूरा इंडिया पे कब्जा कर लिया था, अपना राज चला लिया था। वो लोग इंडियंस के जो बारे में बहुत कम सोचते थे। इवन जो है वो लोग किंग को भी पपेट की तरह बना लिए थे, मतलब किंग को भी अब इशारे में नचाते हैं। पहले क्या था कि वो लोग किंग का हेल्प करके अपने आप को फैलाते हैं, लेकिन अब इतने पावरफुल मतलब पावरफुल हो गए, ये सारे किंग जो है अब उनके पपेट की तरह हो गए थे। लेकिन लोगों के मन में ये आया कि चलो किंग जो है पपेट की तरह हो गया, उनका जो पावर है ये भी खत्म हो गया लगभग। तब जो है हमें ये सोचना चाहिए कि वो किंग भी आखिर हमारे ही लैंड से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनका भी अधिकार बनता है कि वो जो अपने पावर को मीन्स गेन करे वापस। और इस तरह से लोगों के मन में आया किसका भावना, तो रिवोल्ट का भावना आया। तो अब देखिए सेवेंथ पार्ट, इसमें क्या बात किया गया है 1855 से लेकर 1857 तक में। इसमें कहा गया है कि जिस तरह उस मतलब ब्रिटिश ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, अदर जो है सोसाइटी में चेंजेस ला दिए हैं, तो इससे हुआ क्या कि जो बंगाल में संथल जो एक पीपल हो गया, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, तो वो क्या हुआ कि लोग जो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन लोगों ने क्या किया, लड़ाई शुरू कर दिया। 1855 में लगभग उन्होंने मीन्स यूरोपियंस हो गए उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। नीचे क्या है कि उनके दिमाग में ये आता, मीन्स अगर मान लेते इंडिया का जो सिपाही है अगर वो जाता ब्रिटिश में भर्ती होता, तो उसके दिमाग में ये आता है कि भाई हम लोग इंडियन मतलब सोल्जर्स हैं, तो हमारा जो मतलब पैसा है ये वाइट जो सोल्जर्स हैं, जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनसे कम क्यों है, और हमारा प्रमोशन उनसे लेट क्यों होता है, उनका इतना जल्दी क्यों होता है। तो इस तरह से इनके दिमाग में आया कि भाई इनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तब जो है यहाँ पर जो सिपाही मंगल पांडे थे ये अब सोचते हैं कि हमें जो है अंग्रेज से मतलब क्या करना है, अपना हक मांगना चाहिए, उनके ऊपर हमला करना चाहिए। और इस तरह से वो जो अपना फौज लेके हमला करने चले जाते हैं। वो लड़ते भी हैं, लेकिन बाद में क्या किया जाता है कि उनको जो है मीन्स फांसी दे दिया जाता है, मीन्स उनको मार दिया जाता है। बहुत सारे जो सिपाही थे वो लड़ते हैं, बहुत सारे मरे जाते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर सिपाही के मन में आ गया कि उनके साथ गलत हो रहा है। अब देखिए एक चीज़ और क्या है कि कुछ इंग्लिश मैन थे, मीन्स कुछ ऐसे पर्सन जो कि चलो ब्रिटिश से ही बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ ऐसा है जो कि उनसे थोड़ा अलग है। वो मतलब वो इंडिया के बारे में केयर करते हैं। तो वो क्या हुआ, वो बताना शुरू कर दिए इंडियंस को। जैसे एक दो आदमी हैं वो बताना शुरू किया इंडियंस को कि देखो तुम लोग को पता है एक चीज़ कि प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, तुमको एक बात पता है, जो भी तुमको बुलेट दिया जाता है, ठीक है, उस पे जो गीस लगा रहता है वो किस चीज़ से बना होता है। तो फिर वो बताता है कि ये जो है फैट ऑफ काउस और पिग से जो है वो बना रहता है। अब जो है ब्राह्मण से सोचते हैं ये क्या, इन लोगों ने हमें धोखा दिया। मतलब उनको गुस्सा आता है कि ब्राह्मण हो गए, ठीक है, उनके लिए तो काऊ का ये हो गया मतलब पाप टाइप में, और जो मुस्लिम हो गए उनके लिए पिग्स का, तो उन दोनों को भड़का दिया गया। यहाँ पर मतलब कुछ जो ब्रिटिश थे वो भी सोचते थे कि इंडिया का कुछ थोड़ा सही हो। तो उन लोग जो मतलब जो भी थे कुछ, उन लोगों ने इस बात को बताया, वो लोग और भड़क गए कि ये जो हमारे धर्म को नष्ट किया जा रहा है। और इस तरह से वो रिवॉल्ट शुरू कर दिए। एक चीज़ और था कि वहाँ पर जो है चपाटीज़ मीन्स जो रोटी जो रहता है, उसको एक गाँव से दूसरे गाँव में भेजा जाता। और वो एक साइन था कि उनका जो किंग है, वो अब जो है अपने पावर को वापस चाहता है, मीन्स जो है अपना जो सर्विस है वो वापस चाहता है। सर्विस वापस आने का मतलब ये हुआ कि अब वो तैयार है कि वो उनका पपेट ना बन के रह सके, मतलब वो जो ब्रिटिश हो गए उनका पपेट ना रहे। और इस तरह एक चीज़ और था कि जो लोटस जो फ्लावर था वो भी सर्कुलेट हो रहा था सोल्जर्स के बीच में, जिसमें वो क्या था कि सोचते थे कि हमें जो है इनकी शरण नहीं चाहिए, हमें इनको भगाना है, मीन्स खदेड़ना है। तो इस तरह से जो साइंस है ये भी इधर उधर मतलब भेजे जा रहे थे। एट, इसमें क्या है, एट टॉपिक में रिवोल्ट 1857 का बात किया गया है। इसमें क्या हुआ कि जो मीरुत था उसमें रिवोल्ट हो गया, मीन्स वहाँ पर जो है इंडियंस ने एकदम पूरा रिवोल्ट कर दिया। जो सिपाही थे वो दिल्ली में भी जो है मार्च करने लग गए। वहाँ पे जैसे सिपाही हो गए हैं वो भी कहते हैं बहादुर शाह, मतलब उनका नहीं होता ग्रीटिंग करना, ठीक है, वो ग्रीटिंग करते हैं। आगे फिर क्या हुआ कि वो जो रिबेलियंस थे
इस तरह से इतना मतलब वाइडर स्प्रेड होने लग गया, मतलब लोगों के मन में वो भावना आने लग गया कि उनके साथ गलत हो रहा है, और इस तरह से वो हर जगह मीन्स फैलने लगे एकदम तेजी में, और लोग जो है उनके लड़ने लग गए। बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको भी ब्रिटिश ने हानि पहुंचाया था, जैसे कि उनके लैंड को छीन कर कुछ ऐसे पॉलिसीज लाकर जिससे कि वो पूरा एकदम नहीं हुआ, खत्म हो गए थे। तो इस वजह से उनके मन में भी आया लड़ाई का भावना, और इस तरह से वो लोग भी चाहे कि चलो मैं तुम्हारा जो है हेल्प करूंगा इसी वर्ल्ड के अंदर। अब देखिए नाइन्थ पॉइंट में क्या है, द फ्रीडम फॉर द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। इसमें हमें क्या देखना है कि जो बहुत बड़े बड़े या फिर जो महान और ताकतवर जो हस्ती थे वो भी अब इसमें जुड़ जाते हैं, जैसे कि मैनी फॉर्मर रूलर, जैसे कि बेगम हजरत, ये भी जुड़ जाती हैं जो कि लखनऊ से थी। इनका भी जो है जो राज रहता है उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था ब्रिटिश ने, इसलिए ये क्या होता है, इनके भी मन में रिवोल्ट का भावना उठता है। अदर जो हो गए हैं जैसे पॉपुलर लीडर्स, जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, जो कि फैजाबाद से थे, फैजाबाद सॉरी। तो वो जो है उनके मन में भी आता है रिवोल्ट का भावना। तो इस तरह से वो लोग कहते हैं कि सुनो भाइयों, हमें जो है इन जो ब्रिटिश है जो कि हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे धरती को बर्बाद कर रहे हैं, इनको यहाँ से भगाना है। और इस तरह से ये लोग पूरा ज्वाइन हो जाते हैं, किसके लिए, तो ब्रिटिश को यहाँ से भगाने के लिए। आगे क्या है कि एजमुल्ला खान जो थे वो तात्या तोपे को कहते हैं कि सुनो, तुम जो है पेशावर जो नाना है साहब उनको बना दो वार ऑफ इंडिपेंडेंस का लीडर, वो इनके लीडर होंगे। और इस तरह से लोग भी बोलते हैं हाँ सही है, उनको लीडर बना दिया जाए। और इस तरह वो जब लीडर बनते हैं तो वो वहाँ पर नॉर्थ इंडिया साइड से लड़ रहे होते हैं, मतलब कि इंडिया के अलग अलग पार्ट से अलग अलग लोग लड़ रहा होता है, और इस तरह जो है पूरा तरह से वो फैल चुका होता है। 80 ईयर्स ओल्ड जो कि कुंवर सिंह थे, ठीक है, वो बिहार से थे। उनको एक गोली आके लगता है wrist में, मीन्स कलाई में। और इस वजह से जो वो नाव में मीन्स बैठ के जा रहे होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं गंगा को कि गंगा सुनो, माँ गंगा, ये जो है मैं तुम्हें आखिरी चीज ऑफर कर रहा हूँ। आखिरी चीज ऑफर का मतलब ये कि उन्होंने जहां पर गोली लगा था उनके कलाई पे, उधर से थोड़ा छोड़कर उन्होंने पूरा अपना कलाई काट दिया तलवार से, और गंगा के अंदर उसको बहा दिया। तो इस तरह से ये बोलते हैं, और ये सब मीन्स लड़ाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या ये चैप्टर समाप्त होता है। तो इसके अंदर हमने किसके बारे में देखा, तो शहीदों के बारे में देखा, ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने रिवोल्ट किया था, और इंडिया का पूरा सिचुएशन के बारे में, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बारे में कि वो कैसे आई और कैसे अपना कब्जा जो है बनाने लग गई। तो अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर 4 पे, जो है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। हम लोग को इसमें देखना है कि कैसे कुछ लोग मिलकर बिपिन चौधरी को ट्रिक करते हैं, ताकि उनको ऐसा फील आने लग जाए कि उनका जो मेमोरी है वो लॉस हो रहा है। तो इसकी स्टार्टिंग क्यों होती है और कैसे होती है उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टोरी के स्टार्टिंग में कहा गया है कि बिपिन चौधरी जो थे वो रेगुलर की तरह कालीचरण बुक शॉप में गए थे, क्योंकि वहाँ पे हमेशा जाते थे उसको विजिट करने। लेकिन एक दिन जो उनको बहुत अजीब फील आ रहा होता है कि मानो कोई स्ट्रेंज आदमी जो है उनको बहुत देर से देखे जा रहे हो, और वो इसलिए वो सोचते हैं कि उन्हें कौन देख रहा है, और इसका पता लगाने के लिए वो इधर उधर देखना शुरू करते हैं। जब वो अपने आसपास में देख रहे होते हैं तो उन्हें एक आदमी दिखता है जो कि उनकी तरफ देख के स्माइल करता है, और वो आदमी ऐसा अपने आप को शो करता है जैसे कि मानो वो सरप्राइज है ये जानकर कि बिपिन बाबू उनको नहीं पहचाने। मतलब आदमी अपने आप को कलीग बता रहा था। वो आदमी उनके पास जाता है और कहता है बिपिन बाबू, आपको पता है मैं आपके साथ एक सप्ताह जो है पूरा रुका हुआ हूँ रांची में, और ये बात है 1958 की। और वो इससे कहता है, बिपिन बाबू सोचते हैं कि अरे यार ये क्या बोल रहा है, मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ। वो आदमी अपना नाम जो है परिमल घोष बताता है। तो बिपिन बाबू कहते हैं कि देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। लेकिन फिर जो आदमी कहता है कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, मतलब आप गए हो, मैंने आपको देखा है, मैं भी आपके साथ एक सप्ताह रहा हुआ हूँ रांची में। तो इस तरह से वो कहता है, बिपिन बाबू फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर जैसे ही घोष ये कहता है कि नहीं आप सही में गए थे, और वो ये बोलते हैं, वो हंसने लग जाता है। और वो कहता है कि देखिए मेरे पास पूरा ये पता है कि रांची में क्या क्या हुआ था, ये मैं बता भी सकता हूँ आपको। वो कुछ बातें बताता है ताकि वो ये बता सके कि वो उनको अच्छी तरीके से जानता है। तो वो कहता है कि जब आप खुदरो में थे तो आपको जो है राइट नी में चोट लगा हुआ था, और उस समय मैं आपके साथ था आपकी हेल्प करने के लिए। फिर वो दूसरी बात बताता है कि जो उस समय हमारे साथ दिनेश मुखर्जी भी थे उस ट्रिप पे रांची के। और इस तरह से वो कहता है कि मुझे और भी आपके बारे में पता है, जैसे कि उस रांची ट्रिप में जो है आपने एक बंगलो हायर किया था, लेकिन वही दूसरी तरफ मुखर्जी जो थे वो अपने बहन के साथ ही रुके हुए थे। और वो बातें बताता है, जैसे कि वो कहता है कि चौधरी जी आप जो है अपने बैग में जो है बुक्स रख के चलते थे किसी भी ट्रिप पर। अब यहाँ पर हो जाते हैं पूरा ये कंफ्यूज। बिपिन बाबू बोलते हैं कि अच्छा बताइए ये कौन सा महीना था। तब वो वहां से कहता है घोष कि ये अक्टूबर का महीना था। बिपिन बाबू कहते हैं कि देखिए अक्टूबर 1958 में तो मैं अपने दोस्त के साथ कानपुर गया हुआ था।
तभी जो है वो देखते हैं कि जो घोष है वो एकदम अब हार मानने पे नहीं रहता है। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं और भी बातें बताता हूँ, जो कि अपने अपने लाइफ के बारे में मुझे बताया हुआ है। वो ये था कि उसने कहा कि आपने बताया था कि आपकी जो वाइफ थी उसकी मौत कैसे हुई और आपके जो 2 भाई है वो किस तरह से बुरी तरीके से मर गए थे। इस तरह से वो बोलता है। अब जो है पूरा मीन सिंह का दिमाग घूम जाता है बिपिन बाबू का। वो सोचते हैं कि उनको जो है यहाँ से चले जाना चाहिए और जैसे ही वो वहाँ से जा रहे होते हैं, तो वो जो आदमी है घोष वो उनको डिसबिलीव में देख रहा होता है कि मानो ये क्या हो रहा है। अब देखिए बिपिन बाबू जो है अपने ड्राइवर सीताराम को कहते हैं कि जो गंगा जो है उस रूट की तरफ से चलने के लिए। अब वहाँ पे उनको समझ ही नहीं आता है कि ये कौन आदमी था। उनको बहुत मतलब अजीब फ़ील आता है कि ये कौन-सा आदमी है जो मेरे बारे में इतना जानता है लेकिन मैं उसको नहीं जानता हूँ। अब देखिए उनके दिमाग में मतलब पहली बारी ऐसा फ़ीलिंग आया होगा कि मानो वो कुछ भूल रहा हो या उनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही हो। तब वो सोचते हैं कि क्या मैं सच में अपने दिमाग को खो रहा हूँ? और इस तरफ वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो याद है कि मैं कानपुर में ही था। फिर उनको याद आता है कि उनका कानपुर में एक होस्ट था जिसका नाम था हरिदास बख्शी। वो सोचते हैं उससे कंफर्म कर लें, लेकिन जैसे उसको कांटेक्ट करने जाते हैं तो उनको याद आता है कि वो कुछ सप्ताह पहले ही जापान चला गया है। तो यहाँ पर वो पूरा लाचार हो जाते हैं। अब देखिए उनको लगता है कि उनके जो पैर में जो कट का बात बताया था उसको चेक करने के लिए अपने पैर को वो फोल्ड करके देखते हैं। उन्हें वहाँ पे मिल जाता है वो कट। अब उनको ये भी बताया हुआ था कि मुखर्जी जो है, दिनेश मुखर्जी, वो भी वहीं पे थे। अब वो ये सोचते हैं कि अपने ऑफिस से वो घर चले जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन उनको अब जो है ना भूख लगता है ना प्यास लगता है। और इसलिए जो है वहाँ पर वो ये सोचते हैं कि वो कंफर्म कर लें दिनेश मुखर्जी को कॉल करके कि वो सच है कि झूठ। वो दिनेश मुखर्जी को कॉल लगाते हैं कि देखो मुझे घोष ने ऐसा-ऐसा बताया। अब जो दिनेश मुखर्जी बोलता है कि हाँ, ये बात सच है, तुम हमारे साथ वहीं पर थे रांची में। अब ये पूरा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अरे यार, मुझे पक्का यकीन है कि मैं कानपुर में था, तो ये रांची-रांची का बात कहाँ से आ गया? अब जो है वो गुस्से में क्या करते हैं, फ़ोन को रख देते हैं नीचे। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो पूरा माइंड है वो घूमता जा रहा है। इसलिए वो जो है मीन्स अपने लंच जो है वो भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो दिनेश मुखर्जी थे ये भी अब उनका चिंता बढ़ा देते हैं। बीपी में वो सोचते हैं कि लगभग 25 साल बाद उनको ऐसा लग रहा हो कि वो बीमार की तरह हो गए हों। इसलिए वो अपने काम को ठीक से कर नहीं पाते हैं और घर जो है वो लगभग 2:30 में पहुँच जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग पूरा घूम चुका होता है। तभी 7:30 में ये मतलब आता है कि कोई विज़िटर चुन्नी बाबू करके उनसे मिलने आया हुआ है। बीबी वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ चुन्नीलाल को, हम लोग स्कूल में एक साथ पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब चुन्नीलाल का रफ टाइम चला था, मीन्स खराब वक्त, तो आया था मुझसे जॉब मांगने, लेकिन मैंने उसे कह दिया था कि नहीं, मैं तुम्हें कोई जॉब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुम कोई काम नहीं कर सकते, किसी काम के लायक नहीं हो। उन्हें देखने को मिलता है कि चुन्नीलाल वापस उनसे मिलने आया है और वो प्रेशर देता रहता है मतलब इस बात के लिए। तभी वो बोलते हैं कि उसको बोल दो कि कुछ सप्ताह बाद आए। लेकिन उनके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि वापस जो है उससे वो मिलने चले जाते हैं। उनको लगता है कि हो सकता है कि वो कुछ हेल्प कर दे चुन्नीलाल। जाते हैं वो चुनिया को कहते हैं कि देखो बताओ, क्या मैं 1958 में रांची में था? चुनीलाल कहता है हाँ, तुम वहीं पर थे। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? इतना तेज दिमाग वाला आदमी ये कैसे भूल सकता है? और उस समय मैं ही गया था तुमको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने। और इस तरह से बिपिन बाबू का जो पूरा हेल्थ है वो और डाउन लगता है। वो इतने हार्ड वर्कर थे, अब उनको ऐसा लगता है कि मतलब उनका जो दिमाग है पूरा घूम रहा है। तो चुनीलाल कहता है कि देखो तुम जो है कोई स्पेशलिस्ट को दिखा लो क्योंकि अब जो है तुम्हारा माइंड पूरा फिर रहा है। तो इसलिए जो बिपिन बाबू रहते हैं वो डॉक्टर परेश चंद्रा से बोलते हैं कि अपने प्रॉब्लम को बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। डॉक्टर भी पजल हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो बहुत अजीब केस है कि सारा चीज़ याद है, एक चीज़ वही पार्ट मिसिंग है। तो वो बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगा। यहाँ पर जो है वो जब डॉक्टर उनको हेल्प कर रहा होता है तो वो धीरे धीरे करके और सब भूले भूली चीज़ों को भी, जो छोटे छोटे चीज़ थे उन सबको याद कर लेते हैं, लेकिन उनको रांची ट्रिप के बारे में कुछ खबर नहीं आता है। अब जो है डॉक्टर ये मतलब को बोलते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करता है कि देखो तुम्हें जो है रांची जाना चाहिए, वहाँ का कहीं नज़ारा वो जगह देख के तुमको याद आ जाए। वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं हो सकता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ का साइट देख के ही मुझे याद आ जाए कि मैं वहाँ पर गया था कि नहीं गया था, मतलब अगर कुछ भूले होंगे तो इस तरह से वो जो है स्टार्ट कर देते हैं वहाँ से निकलना, सोचते हैं। वो जाते हैं डॉक्टर के एडवाइस पे, रांची निकल जाते हैं, रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद भी वहाँ पे घूमते भी हैं, लेकिन उनको ऐसा फ़ील आता है कि नहीं, नहीं, मैं यहाँ पर कभी नहीं आया हूँ क्योंकि ये सारा प्लेस जो है एकदम नया है। बिपिन बाबू सोचते हैं कि उनको जो है पूरा सिटी जो है ये घूमना चाहिए, इसलिए वो पूरा सिटी घूमते हैं। यहाँ तक कि वो हुड्रो में भी जाते हैं, जहाँ पर वो आदमी कहा रहता है कि उनकी जो किडनी है उसमें चोट लगा रहता है। वो हुड्रो में भी घूम लेते हैं, फिर भी उनको कुछ याद नहीं आता है। अब जो है अचानक से उनको ऐसा फ़ील आता है कि कोई 2 आदमी जो है, उन गुजराती आदमी जो कि उनको उठाकर कहीं पे रखा हुआ है, मीन्स किसी चीज़ पे सुलाया गया है। क्योंकि ये अपने आप को टायर्ड फ़ील करते हैं, इनको लगता है कि जैसे ये बेहोश होकर गिर गए हों। इनके दिमाग में सिर्फ़ एक ही बात चल रहा होता है कि अरे यार, मेरे दिमाग को क्या हो गया? अब लगता है कि मैं जो है अब मरने वाला हूँ, मतलब अब जो है मेरा दिन ख़त्म है।
फिर वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका पूरा जो लाइफ बचा हुआ है उसको पूरा अस्पताल में बिताना पड़े, क्योंकि वो जो है पूरा बिखर चुके थे। उनको समझ नहीं आ रहा था उनके साथ हो क्या रहा है, उनका जो दिमाग है वो सच में खराब होता जा रहा है क्या। अब देखिए क्या होता है, वो जो है अपने जो डॉक्टर हैं मीन्स वो कलकत्ता पहुंच जाते हैं, ठीक है, और अपने डॉक्टर को, चंद्रा को फ़ोन लगाते हैं। वो बोलते हैं कि आप आइए नहीं मेरे पास। अब वो एक आइस जो बैग रहता है उसको अपने सिर पे रखकर सो जाते हैं। तभी उनको एक लेटर मिलता है। उस लेटर को कौन भेजा रहता है, तो चुन्नी लाल भेजता है। उसको खोल के वो देखते हैं तो उसमें पूरा लिखा रहता है, मीन्स पूरा चीज़ के बारे में। उसमें लिखा रहता है चुन्नी लाल ने कि देखो मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि तुम्हें जो है कोई हेल्प नहीं मिल रहा है बिपिन बाबू, लेकिन मैं तुमको एक बात बता दूं कि तुम्हारा जो ये मेमोरी है एकदम सही है। इसमें मतलब तुम जो है जितना भी याददाश्त है तुम्हारा सही है। ये बात ये था कि ये जितना भी चीज़ तुम्हारे साथ हो रहा है ये सब मैंने प्लान किया हुआ था, और ये जो एक प्रैक्टिकल जोक था तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं तुमसे आया था हेल्प मांगने लेकिन तुमने किया नहीं, और ये तुम्हारे अच्छे बिहेवियर जो तुम्हारा नहीं था इस वजह से मैंने ये गेम खेला और इससे मेरा साथ दिया मिस्टर घोष ने और मुखर्जी ने, मीन्स दिनेश मुखर्जी ने। अब जो है इनको पूरा जो दिमाग में क्लियर हो जाता है कि अच्छा ऐसा बात था। तो वो बोलते हैं कि चलो उनका मेमोरी लॉस तो नहीं था, लेकिन अब जो है डॉक्टर चंद्रा जो है वहाँ पर आ चुके थे, तो बिपिन बाबू जो है वो सोचते हैं चलो एक झूठ बोला जाए। वो झूठ ये बोलते हैं कि देखो जब मैं रांची में गया था तो मुझे रेलवे स्टेशन में पहुँचते ही ये सारा बात याद आ गया था कि मैं वहाँ पर गया हुआ हूँ। फिर वो बोलते हैं कि मैंने बस आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि ताकि मैं आपसे कोई पेन किलर ले सकूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर गया था और वहाँ पर गिर गया था, तो वहाँ पर गिरने की वजह से मुझे थोड़ा चोट लग गया, इससे मैं एक पेन किलर लेना चाहता हूँ। तो ये हमने देखा पूरा एक स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये सिर्फ गेम इसलिए खेला गया था क्योंकि उनकी हेल्प नहीं की थी किसने, तो बिपिन बाबू ने हेल्प नहीं की थी चुन्नीलाल की। तो इस तरह चैप्टर 4 भी समाप्त होता है। अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर 5 पे, जो है द समिट विथ इन। इसमें हम लोग को देखना है अहलुवालिया के बारे में, जो कि पहली भारतीय अभियान चली होती है माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का, तो उस पर सक्सेसफुली क्लाइम कर जाते हैं। तो हमें इसमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लोगों में होने जरूरी हैं ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सकें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कहा गया है कि मेजर एचपीएस अहलुवालिया जो थे वो पहला जो मिशन चला था मीन्स माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का, उसमें सक्सेसफुली क्लाइम कर गए थे। और ये मिशन कब चला था, तो 1965 में। इसमें हम लोग को जानना है कि उनको कैसा उस वक्त फील आ रहा था, उनके दिमाग में ये आइडिया कब आया कि उन्हें जो है माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करने चाहिए, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि लाइफ के किसी भी गोल को आदमी अचीव कर सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जब ये माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम कर गए थे तो उस समय वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन अंदर से थोड़ा हम्बल फील कर रहे थे, थोड़े खुश भी थे। उनके अंदर इतना मतलब खुशी का भावना तो था ही, लेकिन एक कोने में दिमाग के थोड़ा उदासीन भी बैठा हुआ था। इनको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि अब जो है कोई भी मीन्स हाईएस्ट पीक बचा नहीं इस पे ये अभी क्लाइम कर सके, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वही सबसे हाईएस्ट पीक वाला माउंटेन है। तो अब कोई बचा नहीं जिस पे ये क्लाइम कर सके, इसलिए हो सकता है कि वो थोड़े से अंदर से फील कर रहे हो उदास वाला। इन्होंने कहा कि जब ये माउंट एवरेस्ट पे मीन्स क्लाइम कर रहे थे और जब उसे पूरा क्लाइम कर गए थे तब ये अंदर से बहुत ज़्यादा खुश थे। इनको ऐसा लग रहा था कि लाइफ में मतलब एक अलग सा खुशी इनको मिल गया है। ये मतलब थैंकफुल थे गॉड से भी कि उनको ये मीन्स अचीव हो पाया उनसे ये चीज़। अहवालिया कहते हैं कि अगर आपको जो है अपने विचारों पे मीन्स टॉप पर आप जाना चाहते हो तो उससे पहले आपको अपने माइंड के टॉप पर जाना होगा, मतलब उस पे आपको पूरा कंट्रोल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि आपके अंदर अगर होंगे तो आप अपने किसी भी मीन्स लाइफ के कोई भी गोल को पा सकेंगे। और ये क्वालिटीज़ थे एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर। मतलब कि यहाँ पर आपका आ गया कि दृढ़ता किसी चीज़ के लिए लगाओ और साथ ही में उसके लिए निश्चय रखना कि आपको वो चीज़ करना ही है। और साथ में ये कहा कि अगर किसी आदमी के पास ये 3 क्वालिटीज़ होते हैं, तब जो है वो किसी भी विपदा को पार करके अपने गोल को पा ही लेगा, मीन्स उसको पूरा जीत लेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ बता दिया। दूसरे ये कहते हैं कि इनके पास एक दिमाग में क्वेश्चन अराइज़ हुआ कि इनको ये आइडिया कैसे आया कि इन्हें क्लाइंब करना चाहिए माउंट एवरेस्ट पे। लेकिन फिर कहते हैं ये खुद ही कि देखिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि मुझे बचपन से ही माउंटेन से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो हो सकता है कि ये आइडिया मेरे दिमाग में इसलिए आया हो कि मुझे क्लाइंब करना चाहिए माउंट एवरेस्ट पे। इन्होंने कहा कि जो माउंट एवरेस्ट जो है ये बहुत ही हाईएस्ट और मीन्स विशाल भी वो कह सकते हैं ऊंचाई वाला जो पर्वत है, और इन्होंने जब इस पे क्लाइंब कर लिया तब इनके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी सा भावना आया, और ये ऐसा फ़ील कर रहे थे मानो कि ये किसी दूसरी दुनिया में चले गए हों, मतलब इतना ज़्यादा ये खुश थे। और भगवान को भी ये थैंक्स कर रहे थे कि इन्होंने इसको पा लिया, मीन्स अपने गोल को अचीव कर लिया इन्होंने।
आगे फिर ये कुछ और बातें बताते हैं, जैसे कि उनके वक़्त कैसे दिमाग में ये फ़ीलिंग आ रहा था कुछ कि देखिए कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना तो बहुत हार्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल होते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने जो जितने भी प्रॉब्लम्स थे, उन सबको रेसिस्ट किया, मीन्स अपने दिमाग से हटाया कि नहीं मुझे करना ही है, प्रॉब्लम्स कुछ भी हो। मतलब कि उन्होंने फिज़िकली तो अपने आप को सही किया, फिट किया, लेकिन मेंटली भी फिट किया उस चीज़ को लेकर कि नहीं ऐसा ना कि मेरे दिमाग में डर बना रहा है और फिर मैं जाऊँ क्लाइंब करने, ऐसा नहीं था। उन्होंने सारे डर को निकाला, उसके बाद वो क्लाइंब करने गए। आगे कहते हैं कि कोई भी क्लाइंबर हो, ऐसा नहीं कि फिज़िकली जाके किसी चीज़ को अचीव कर सकता है किसी चीज़ को। उसको मेंटली भी जो है अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, उससे भी उसको फिट होना चाहिए। क्योंकि इमोशंस हो गया और आपके अंदर की मीन्स फीलिंग्स हो जैसे हो गई ये और रूह का, ठीक है? तो वो भी कुछ चीज़ मतलब क्या कर सकते हैं कि आपको ऐसा हो सकता है डर लगने लग जाए, ये सब चीज़ आप सोचने लग जाए कि भाई इतना विपदा है, इतना हार्ड है, तब आप अपने मतलब गोल को नहीं पाओगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको माइंड और बॉडी दोनों पे कंट्रोल हो। ये आगे कहते हैं कि कोई भी मीन्स इन्होंने एक लेसन सीखा मीन्स एक चीज़ सीखा कि अगर कोई भी आदमी क्लाइंब करता है एवरेस्ट पे तो वहाँ पर कोई एक अकेला जो है उसको क्लाइंब नहीं कर सकता है क्योंकि वहाँ पे 2 आदमी या कुछ ग्रुप्स होने ज़रूरी हैं क्योंकि सब एक-दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि वो उस पे क्लाइंब कर सकें। यहाँ तक कि जो फेमस क्लाइंबर्स जिन्होंने रिकॉर्ड अभी तक बनाया है वो भी अकेले जाके क्लाइंब नहीं करते हैं। उनके साथ भी कुछ क्लाइंबर्स होते हैं जो कि उनके साथ हर डिफ़िकल्टी को वो भी फ़ेस करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो जो है मीन्स क्लाइंब कर सकें। और इस तरह करके कुछ क्लाइंबर्स हैं वो रिकॉर्ड बनाते हैं मीन्स वो एक अकेला नहीं करते हैं ऐसा। साथ ही साथ हो गया कि आपको अपने इमोशंस पे भी जो है पूरा पकड़ होना चाहिए तभी जो है आप किसी भी अचीव कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। आगे यहाँ पर क्या है कि इन्होंने बहुत एफ़र्ट किया मीन्स यहाँ पर मतलब जो भी ये चाहते थे उनको मिला। इनके साथ कुछ इनके फ्रेंड्स थे, वो भी गए थे जैसे मैंने कहा कि एक अकेला कोई क्लाइंब नहीं कर सकता है। तो उन्होंने जो है जैसे कुछ वहाँ पे तस्वीरें छोड़े थे। जैसे इन्होंने वहाँ पर एक गुरु नानक का फ़ोटो छोड़ा, तो रावत ने गॉडेस दुर्गा का, फोदोरगी ने बुद्धा का और एड्यूमुंद हिलेरी जो थे उन्होंने एक क्रॉस साइन छोड़ा था। और ये सारे चीज़ जो है एक श्रद्धा दिखाते थे मीन्स अपने कंट्री के बारे में, ऐसा नहीं कि अलगाव। वो एक यूनिटी दिखा रहे थे एक कंट्री के ऊपर और साथ में। इन्होंने कहा कि देखिए माउंटेन का एक अलग पीक हो गया और एक माइंड का भी पीक होता है और उस पीक पे मीन्स जीतना मीन्स उस पे कंट्रोल करना उस आदमी को खुद से होता है। अगर वो आदमी जो है कोई भी व्यक्ति अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेता है तब जो आदमी मीन्स अपनी मीन्स माइंड की ऊंचाई पे तो पहुंच जाएगा टॉप पर और अपने साथ में उसका जो गोल है उसके भी टॉप पर वो पहुंच जाएगा मीन्स उसको भी ये वो अचीव कर लेगा। तो इस तरह से इन्होंने देखिए कैसे-कैसे कुछ फैक्टर्स बताए, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर और भी चीज़ बताए जैसे कि माइंड पे कंट्रोल और बॉडी पे कंट्रोल दोनों होना चाहिए ताकि आप गोल को पा सकें। तो इसी तरह चैप्टर 5 भी समाप्त होता है। अब हम चैप्टर 6 को देखने वाले हैं जो है दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन। हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि जो जॉडी के पिता रहते हैं, जिनका नाम रहता है पेनी, उनको एक बार रैटल स्नेक काट लेता है। अब वो अपने आप को बचाने के लिए एक डो को मीन्स एक फीमेल डियर को मार देते हैं, जिससे उसका हार्ट को और लिवर को निकाल कर वो जो है एक काट बना सके उस पॉइज़न का। काट मीन्स होता है उसका एंटीडोट। यहाँ पर जो है जॉडी सब देख रहा होता है और वो देखता है कि उस डो का जो बेबी था मीन्स लिटिल फॉन, डियर के बच्चे को क्या कहेंगे लिटिल फॉन, तो वो जो है मीन्स एकदम अकेला सा हो गया था। यहाँ पर अब जो जॉडी था वो चिंतित हो गया एकदम ये सोच के कि वो जो बेबी फॉन लिटिल फॉन या फिर बेबी फॉन जो कह सकते हैं, वो जो है कैसे अपने आप को मीन्स पेट भरेगा और कैसे रख संभाल पाएगा। यहाँ पर जॉडी जो है अपने पिता के पास बैठा रहता है जहाँ पर उसके पिता जो है एक बिस्तर पे लेटे रहते हैं। वो बच गए होते हैं लेकिन उनका हेल्थ अभी भी थोड़ा ख़राब रहता है। वो उनसे पूछता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मीन्स अच्छे तो महसूस कर रहे हैं। अब जो है वहाँ पर वो बात करता है उस फ़ोन के बारे में कि कैसे उस फ़ोन का जो है मतलब जीवन कटेगा, वो अकेले रहेगी तो कहीं मर सकती है। और यहाँ पर जो है वो अपने पिता से कहता है कि क्या मैं उस फ़ोन को अपने घर पे ला सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर जॉडी जो है ये सोच रहा होता है कि वो जो फ़ोन है मीन्स वो जो लिटिल बेबी डियर है, वो जो है अकेले रहेगा तो मर जाएगा। यहाँ पर जो पैनी था वो पहले से बहुत मतलब परेशान था क्योंकि उसका तबीयत ख़राब था हल्का। तो वो समझ नहीं पाता इस बात को और उसके बाद फिर तभी अचानक से जॉडी कहता है कि चिंता आप मत कीजिए, उसको मैं अपने हिस्से का जो दूध है वो पिलाऊँगा। यहाँ पर वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर रखता है, तब जो है उसके पिता ये बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं उसको लेकर तुम आ सकते हो। और फिर पैनी कहते हैं कि ये जो है फ़ोन को लाने से पहले तुम अपनी माँ से जाके पूछ लो। जॉडी जो है रूम में जाता है, टेबल के पास जाता है, वहाँ पर उसकी जो माँ रहती है वो जो है कप में कॉफ़ी डाल रही होती है। तब जॉडी कहता है कि क्या मैं उस फ़ोन जो है उसको ला सकता हूँ घर पर? वो एकदम उसको अजीब तरीके से देखती है और बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है?
तो जॉडी जो है वो कहता है कि मैंने पापा से पूछ लिया है उसको लाने के लिए। तब जॉडी फिर इस चीज़ को कहता है, फिर लास्ट में कहता है कि मैं जो है उसे अपने हिस्से का जो है दूध दूँगा। और वो एक बात और कहता है कि पापा ने भी ये कहा और मैं भी ये कह रहा हूँ कि वो जो फ़ॉन है वो बहुत छोटा है, उसे अकेले हम लोग जो है वहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं, इससे वो भूख के मर सकता है। तो यहाँ पर चलिए उसकी माँ आगे अभी कुछ बोलते ही उसी वक़्त जो है डॉक्टर विल्सन जो है, विल्सन स्पोक, वो वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है। यहाँ पर देखिए जो डो थी, मीन्स वो फीमेल डियर, उसने अपने लाइफ़ को सैक्रिफ़ाइस किया ताकि वो जो है पेनी को, मीन्स जो जॉडी है उसके पिता को बचा सकने के लिए। तो अब जो है यहाँ पर ये इनके फैमिली का ये मतलब एक मकसद बनता है कि वो जो है उस डो के बच्चे को जो है बचाएँ। और यहाँ से वो कहते हैं इसलिए कोई चीज़ फ्री नहीं है। अभी जो है उसी वक़्त बीच में आ जाते हैं मिलविल। मिलविल जो है उस वक़्त आ जाते हैं और बोलते हैं कि जॉडी तुम्हें मैं अपने हॉर्स पे बैठा के जो है वहाँ पर लेकर जाऊँगा फ़ॉरेस्ट में। अब जॉडी की जो माँ थी वो कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें जो है अपने हिस्से का दूध उसको पिलाना होगा और मैं दूध के अलावा जो है उसे और कुछ खाने के लिए नहीं देने वाली। जॉडी भी मान जाता है। अब वो लोग चलने लग जाते हैं फ़ॉरेस्ट की तरफ। जॉडी जो है निकल चलता है उनके साथ घोड़े पे बैठकर और जो है वो रास्ता बता रहा होता है। यहाँ पर मिलविल को वो कहता है कि वो जो है बच्चा मीन्स एक लड़का है, क्योंकि इंग्लिश का आप बुक पढ़िएगा तो वहाँ पर ही का वर्ड यूज़ किया है इसने। तो मिलविल कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो जो फ़ॉन है वो लड़का ही है? तो वो बताते हैं कि देखिए उसका जो धारी था, डॉट जो था उसके बॉडी पे वो एक सीधा लाइन में था। इससे पता चलता है कि वो जो फ़ॉन था वो मेल था और उसके पिता ने इस बात को बताया था जॉडी को। वो लोग जब फ़ॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं, तो जॉडी ये नहीं चाह रहा होता है कि जो मिलविल हैं, वो उसके साथ वहाँ पर अंदर जंगल में जाएँ। क्योंकि वो जो है ये सोच रहा होता है कि देखिए या तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं। पहला ये कि जब वो जाएगा ढूँढने उस फ़ॉन को तो वो मरा हुआ मिलेगा। दूसरा ये कि वो ज़िंदा मिलेगा। तो यहाँ पर जो जॉडी है वो बोल रहा होता है कि अगर वो मरा हुआ मिलता है तो जॉडी इतना ज़्यादा उदास हो जाएगा कि वो एकदम अकेला रहना चाहेगा और वो नहीं चाहेगा कि मिल-विल जो है इस चीज़ को देखे कि वो कितना उदास है। और दूसरा ये कि अगर वो उस फ़ॉन से मिलता है तो वो उस वक़्त इतना खुश रहेगा कि वो जो है किसी को भी वो खुशी नहीं बाँटना चाहेगा। तो ये 2 यहाँ पर मतलब इसने थिंकिंग रखे हैं। आगे देखिए वो बोलने लग जाता है कि मिल-विल आप जो है घर चले जाइए। मिल-विल कहते हैं कि देखो यहाँ पर बहुत झाड़ियाँ हैं और इसके अंदर साँप भी हो सकते हैं जो तुम्हें काट लें। तो वो कहता है कि देखिए आपका घोड़ा जो है अब आगे नहीं जा सकता है इसके आगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आगे झाड़ी भी हो गया है। मिल-विल आखिर बोलते हैं कि नहीं मैं चलूँगा, लेकिन फिर भी वो मना कर ही देता है आखिर जॉडी उनको। मिल-विल भी मान जाते हैं और वो कहते हैं अच्छा ठीक है जॉडी, लेकिन तुमको पता है ना कि इसका रास्ता कैसे है? और फिर याद दिलाते हैं कि देखो यहाँ पर जो तुमको पेड़ दिख रहा है, मीन्स ये जो पाइन का जो तुमको पेड़ दिख रहा है जो कि एक सीधा लाइन बना रहा है, इससे पता चलता है कि कहाँ पर ईस्ट है और कहाँ पर नॉर्थ है। ठीक है? मतलब वो उसको डायरेक्शन बताते हैं। तो यहाँ पर वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं जो है समझ गया और मैं आ जाऊँगा वापस। क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहे थे कि ताकि ये जो जॉडी है वो खो ना जाए उस जंगल में। यहाँ पर अब जॉडी जो है वो अंदर जाने लग जाता है। मिल-विल कुछ देर तक रुकते हैं, उसके बाद जैसे ही वो अंदर जाने लगता है जॉडी, ठीक है? तो जैसे ही आवाज़ उसका आना खत्म हो जाता है तो वो भी वहाँ से चले जाते हैं। जॉडी जो है जब आस-पास में देखता है तो उसको जो है वल्चर्स दिख रहे होते हैं, जो कि हमको पता है कि मरे हुए जानवर को खाते हैं, जानवरों को। तो यहाँ पर जो है वो डर जाता है क्योंकि वल्चर उसके पास आते हैं, तो वो क्या करता है कि स्टिक लेकर फेंकता है वल्चर्स पे। और जो वल्चर्स होते हैं वो एक पेड़ से फिर वहाँ से उड़कर दूसरे पेड़ पे चले जाते हैं। मीन्स वो जो लड़का था उससे दूर चले जाते हैं। अब जो है यहाँ पर वो पैरों के निशान देखना चाहता है उस फ़ॉन का, उसकी माँ का, कि कहाँ पर वो मरी थी, लेकिन अब उसे वो दिखता नहीं है। क्योंकि इसके पिछले ही रात में बारिश हुई थी और उसमें पूरा उसका निशान जो था वो मिट गया था। और वहाँ पर जो निशान ताज़ा सा बचा था वो किसका था? तो कोई वाइल्ड कैट का, जैसे कि टाइगर हो सकता है, पैंथर, इन सब का, और जो है जैसे कुछ जानवरों का और। यहाँ पर जॉडी जैसे ही ढूँढ रहा होता है तब उसे झाड़ी में से कुछ आवाज़ आता है। उसका पूरा शरीर काँपने लग जाता है, मतलब ये सोच के कि उसके पीछे कौन होगा, लेकिन उसको ये लगता है कि पक्का उसके पीछे जो है वो फ़ॉन ही होगी। यहाँ पर जॉडी उस फ़ॉन को देखता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके पास जाता है, उसके गर्दन पे हाथ रखता है। उसको इतना खुशी महसूस होती है कि मतलब बहुत, कि वो जैसे पहले बताया था कि वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता। अब जो है यहाँ पर वो मतलब उस फ़ोन को उठाता है और भागना शुरू कर देता है, ताकि वो घर जा सके, जल्दी पहुँच सके, क्योंकि उसने अपनी माँ को कहा रहता है कि वो जो है डिनर से पहले घर पहुँच जाएगा। यहाँ पर जो फ़ोन रहती है, ठीक है, उसको उठाकर जैसे दौड़ रहा होता है,
उसको थोड़ा भारी लगता है। जैसे-जैसे बुशेस जो हो गए झाड़ों के अंदर से दौड़ने में उसको थोड़ा लगता है कि उसे चोट ना लग जाए फ़ॉन की आँखों पर, मुँह पर, तो उसके हाथों से उसका मुँह जो है ढक देता है और जो है दौड़ने लग जाता है। जैसे ये दौड़ता है लास्ट में वो पहुँच जाता है उस रोड पे जहाँ से उसका घर जो है अब थोड़ी दूरी पे था। तभी उसके दिमाग में एक सोच आता है कि उसके पापा ने एक बार कहा था उसे कि अगर तुम किसी फ़ौन को अपने गोद में उठा लेते हो, ठीक है? या फिर उसके साथ कुछ देर रह लेते हो, उसका मतलब उसको लगने लग जाता है कि कोई अपनापन, तो वो जो फ़ौन है वो तुम्हारा पीछा करने लग जाएगी। जॉडी ये सोचता है, फ़ौन को अपने कंधों पे से उतार लेता है, उसका जो कंधा रहता है वो पहले से बहुत दर्द हो चुका रहता है, ठीक है? और जो है आगे चलने लग जाता है। वो फ़ौन जो है उसका पीछा करती है कुछ दूर, तो थोड़ा दूर और चलता है लेकिन वो फ़ौन उसको फिर पीछा नहीं करती है। जॉडी तो कन्फ्यूज़ हो जाता है लेकिन उसको क्या रहता है, उसको तो अपने घर पहुँचना था। तो वो क्या करता है वापस से उठाता है उस फ़ोन को फिर जो है दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ना कहो या फिर तेज़ स्पीड में क चलना कहो क्योंकि उसे घर जल्दी पहुँचना रहता है। फिर चलते तो वो फिर से थक जाता है। जैसे ही थक जाता है तो वापस उसको नीचे रख देता है, फिर चलना शुरू कर देता है। अब जो फ़ोन थी फिर उसको फ़ॉलो करने लग जाती है लेकिन इस बार जो ऐसा नहीं था कि वो बीच में रुक गई। इस बार जैसे-जैसे जॉडी चल रहा था वो उसको फ़ॉलो कर रही थी। तो यहाँ पर जॉडी ये सोच रहा होता है कि चलो लगता है ये मुझे अच्छे से पहचान गई है और इस तरह से जैसे-जैसे जॉडी चलता है वो बिना रुके उसके पीछे चलने लग गई। जॉडी सोचता है कि वो जो है अपने घर में लेकर जाएगा और अपने पापा के पास सीधे लेकर जाएगा इस मतलब फ़ोन को और वो भी उसको उठाकर नहीं, वो फ़ोन उसको फ़ॉलो करके वहाँ पर जाएगी। वो जैसे ही जा रहा होता है तो बीच में क्या होता है कि सीढ़ियाँ आ जाती हैं। जैसे ही सीढ़ी आती है, वो जो फ़ोन रहती है वो उसको फ़ॉलो करना बंद कर देती है, क्योंकि वो फ़ोन जो थी वो सीढ़ी पे चढ़ नहीं पा रही थी। तो जॉडी क्या करता है उसको गोद में उठाता है, उसके बाद उसको अपने पिता के पास जो है लेकर जाता है पापा के पास, कि देखिए मैंने जो है उसको लेकर यहाँ पर आ गया। अब देखिए क्या है, वक़्त आ गया कि उसने अपने पिता को दिखा दिया, वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर जॉडी जो है ये सोच रहा था कि फ़ोन को दूध पिला देने का, क्योंकि उसको भूख लगा होगा। जॉडी जैसे ही फ़ोन को दूध पिलाने ले जाता है, तो उसको एक मतलब कह सकते हैं छोटे से कटोरे टाइप में उसको रखता है दूध को, लेकिन वो जो फ़ॉन रहती है, वो दूध नहीं पीती है। तो जॉडी क्या करता है अपना एक एक उँगली डालता है दूध में और जो है उसको निकाल कर एक ड्रॉप उसके जीभ पर डालता है। फिर धीरे-धीरे करते-करते अपना जैसे ही उँगली चाटती है उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? फिर धीरे-धीरे उसको मुँह को थोड़ा नीचे लाते-लाते मीन्स उसको ड्रॉप पिलाते-पिलाते उसका जो मुँह है ला दिया कटोरे के पास। अब जब वो कटोरे के पास मुँह लाया वो नीचे मुँह की और दूध पीना शुरू कर दी। इस तरह से उसे दूध बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसको लगा कि इसमें कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है और इस तरह से वो पीना शुरू कर दी। तो हमने 6 चैप्टर खत्म कर दिए। अब हम आ गए हैं 7वें चैप्टर पे जो है अ विज़िट टू कैम्ब्रिज और इस वीडियो में देखने वाले हैं 2 खास लोगों के बीच की बातचीत को, जिनमें से पहले व्यक्ति हैं स्टीफन हॉकिंग और दूसरे व्यक्ति के हैं फिरदौस कंगा। जो स्टीफन हॉकिंग जो है बहुत ही महान साइंटिस्ट थे और जो है वो सफ़र कर रहे थे पैरालिसिस से। इस वजह से वो जो है ना कुछ बोल सकते थे और ना ही चल फिर सकते थे। स्टीफन हॉकिंग का जो व्हील चेयर था उस पे एक कंप्यूटर था और उस पे बहुत सारे बटन्स थे। उन बटन्स को जो है क्लिक करके जो है, जो स्टीफन हॉकिंग जो बोलना चाहते थे, वो उस पे लिख दिया करते थे और जो कंप्यूटर था उसको एक मशीन लाइक वॉइस में जो है उनके लिए बोल दिया करता था। अब बताएं फिरदौस कंगा के बारे में। तो फिरदौस कंगा जो थे वो एक राइटर थे और जर्नलिस्ट थे जो कि मुंबई में रहा करते थे और वहीं पर काम किया करते थे। कंगा जो थे वो जब जन्म लिए थे तब से उनका जो बोन्स था वो बहुत ही ब्रेटाइल था। इस वजह से वो जो है बहुत ईज़िली ब्रेक हो सकता था। तो इसी वजह से वो जो है हॉकिंग की तरह एक व्हील चेयर पे यहाँ-वहाँ मूव किया करते थे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखना है कि कैसे ये जो 2 महान व्यक्ति थे, ये दोनों ने क्या-क्या बातें की हैं और कैसे इन लोगों ने ये रिएक्ट किया कि जैसे नॉर्मल पीपल्स जो हैं, वो लोग कैसे एक डिसेबल लोग के लिए रिएक्ट करते हैं, मतलब विकलांग लोग पे कैसे वो बातें करते हैं, उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि अगर आप इंग्लैंड का नाम लेते हो, तो आपके दिमाग में कैम्ब्रिज का ख़्याल आ जाएगा, क्योंकि जो इंग्लैंड है वो कैम्ब्रिज की वजह से ही इतना इम्पोर्टेंट है और फ़ेमस है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब फिरदौस कंगा जो थे, वो अपना काम पूरा कर लिए थे कैम्ब्रिज में, तो उनका जो एक असिस्टेंट था या गाइड था, वो उनको कहता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जो कि है स्टीफन हॉकिंग, लेकिन बेचारा वो जो है डिसेबल है। फिर वो बताता है कि किस तरह से वो जो आदमी है वो एकदम आइज़ैक न्यूटन के बाद उसी का रैंक आता है या फिर कहा जाए कि वो उनके इतना बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। तो यहाँ पर ये सोचने लग जाते हैं कि जो व्यक्ति इतना ब्रिलियंट है उसके बारे में ये बेचारा वर्ड कैसे यूज़ कर रहा है कि वो बेचारा डिसेबल है, क्योंकि वो डिसेबल होकर भी इतना ज़्यादा मतलब बुद्धिमान है, इतना काबिल है। फिर वो आदमी बताता है कि वो जो है पैरालाइज़्ड है, लेकिन एक एस्ट्रोफ़िज़िक्स्ट है, मतलब कि एक स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफ़िज़िक्स जो कि स्टार्स, प्लैनेट ये सब हो गया,
उनके बारे में मतलब डील किया करते हैं, फिज़िक्स से रिलेटेड है, ठीक है? तो यहाँ पर यही बताता है फिर वो आदमी कि वो जो है एक बुक लिखे थे, जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और वो जो है उस वक़्त का बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलर था। अब ये सब सुनने के बाद जो फिरदौस होते हैं, उनके दिमाग में जो स्टीफन हॉकिंग से मिलने का ख़्याल आता है। तो जैसे ही उनका वॉकिंग टूर खत्म होता है, तो वो सीधे फ़ोन बूथ के पास जाते हैं और कॉल करते हैं स्टीफन हॉकिंग के घर पर। वहाँ पर जो है स्टीफन हॉकिंग का जो असिस्टेंट रहता है, वो कॉल को उठाता है और ये यहाँ से कहते हैं कि देखो, मैं इंडिया से आया हुआ हूँ और मैं जो है ब्रिटेन में अपना जो यात्रा है उसके बारे में लिखना चाहता हूँ। तो क्या मुझे सिर्फ़ 10 मिनट भी मिलेगा प्रोफ़ेसर हॉकिंग से बात करने के लिए? तभी उनका असिस्टेंट बोलता है, अच्छा ठीक है, आप जो है उनसे आधा घंटा जो है बात कर सकते हैं, फ्रॉम 3:30 से 4 मीन्स 3:30 से 4 बजे तक आप जो उनसे बात कर सकते हैं। इंटरव्यू रहता है वो शुरू हो जाता है और यहाँ पे फिरदौस सबसे पहला क्वेश्चन बोलते हैं कि देखिए, बहुत से जो लोग हैं वो कहते हैं कि जितने भी विकलांग लोग हैं उनको ब्रेव रहना चाहिए। और जो विकलांग लोग हैं वो भी जब देखते हैं कि उनके जैसा ही कोई व्यक्ति जो है, जो कि बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया रहता है, तब वो लोग के अंदर भी एक ऐसी भावना आती है कि वो लोग भी कुछ इतना बड़ा कर सकते हैं और इस तरह से वो भी ब्रेव फ़ील करते हैं। तो यहाँ पर जो है, जैसे ही ये बात कहते हैं तभी स्टीफन हॉकिंग जो है वो लिखते हैं कुछ कंप्यूटर में और कंप्यूटर बोलता है कि मैं कभी से ब्रेव था ही नहीं। मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं था। अब देखिए, जैसे ही ये बोलते हैं तो फिरदौस जो रहते हैं उनके मन में ख़्याल आता है कि आप जो है, आपने ये सब जानते हुए भी कि आप विकलांग हैं, लेकिन फिर भी आप इतना क्रिएटिव रहना चाहें, तो ये भी एक चॉइस था। तो ये ख़्याल इनके मन में आता है, लेकिन ये जो है बोलते नहीं है स्टीफन हॉकिंग को, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील होता है कि जब-जब स्टीफन हॉकिंग जो थे वो इतना परेशानी उठाकर कुछ भी टाइप कर रहे थे उस कंप्यूटर पे, क्योंकि उनका हाथ जो था वो एकदम मुश्किल से ही हिल पा रहा था और फिर भी वो जो है टाइप कर रहे थे उस कंप्यूटर पे जब भी उनको कुछ लिखना पड़ रहा था तो। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये नहीं चाहते थे कि उनको ज़्यादा कष्ट देने का, इसलिए ये जो है सिर्फ़ सोचते हैं इस बात को, लेकिन उनसे कहते नहीं हैं। और फिर जो है अपना अगला क्वेश्चन लाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जितने भी विकलांग लोग होते हैं वो बहुत ही अनहैप्पी होते हैं। फिर पूछते हैं, हॉकिंग, क्या आपको भी ये बात सुन के हँसी आ रही है, मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है ये बात? तो हॉकिंग जो है कुछ देर रुकते हैं और 3 मिनट बाद जो है वो बोलते हैं कि जब कोई आदमी मेरी मदद करना चाह रहा होता है तब जो है मुझे हँसी आती है। अब जो राइटर है वो अगला क्वेश्चन पूछते हैं, राइटर मतलब कि ये फिरदौस, कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो है आपको आपके काम में डिस्टर्ब किया हो और आपको उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया हो? तो यहाँ पर ये कहते हैं हाँ, ऐसा हुआ है। और उसके बाद जो हॉकिंग रहते हैं वो स्माइल देते हैं। अब जो ये स्माइल देख के जो फिरदौस आते हैं, उन मतलब उनको ऐसा लगता है कि मानो उनने वर्ल्ड का जो है सबसे सुंदर सा स्माइल देखा है। क्योंकि वो जो आदमी है जो कि जिसका गर्दन हमेशा लटका रहता था, जिसका फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता था, उसका उँगली हल्का-फुल्का काम करता था, उसी से वो कुछ टाइप करता था। वो व्यक्ति जब ऐसा एक्सप्रेशन दिया तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। उनको ऐसा लग रहा था मानो कि किसी मैगज़ीन में से उनका जो फ़ोटो है, वो बाहर निकल गया है और एकदम 3D व्यू दिख रहा है। क्योंकि उनका जो फ़ेस है वो हमेशा एकदम लटका हुआ रहता था और लगता था उसपे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। लेकिन उस समय जो हल्का-सा स्माइल देख के उनको बहुत ज़्यादा जो है खुशी उनको मिलती है। उसके बाद जो है वो खुशी मतलब बहुत कम देर की रहती है और उसके बाद जो है वापस से उनका मुँह वैसा ही हो जाता है, गर्दन मतलब झूल जाता है और वैसे ही पहले जैसा हो जाता है। अब जो यहाँ पर जो फिरदौस आते हैं, वो अपने एक विचार को जो है शेयर करते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो शरीर है इसका कोई वैल्यू है। क्योंकि जो वैल्यू है इसके अंदर के जो साउल हो गया या फिर मैं कहूँ कि जो इनर ग्लो हो गया उसका वैल्यू है। आप अंदर से कैसे हो सिर्फ़ वही मायने करता है। क्योंकि बाहरी बॉडी तो एक डब्बे की तरह है, जो कि कुछ काम का नहीं है अगर आप अंदर से व अच्छे नहीं हो तो। इसलिए आप अंदर से कैसे हो वही चीज़ वैल्यू करता है। अब आगे ये बोलते हैं कि क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा हो है डिसेबल होने में? तब स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई विकलांग होने में कोई भी फ़ायदा है। तब जो वहाँ से वो कहते हैं कि देखिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तब तो आपको जाके देखना चाहिए कि इस दुनिया के लोग कैसे हैं। इस दुनिया में कितने लोग जो हैं दयालु हैं। इस चीज़ को आपको फिर देखना चाहिए। और ये फिर जो है सोच तभी जो है वहाँ से एक रिप्लाई आता है कि अच्छा हाँ, ठीक है। तब जो है ये जो रिप्लाई रहता है ये सब तो कंप्यूटर वॉइस रहता है, कोई उनका वॉइस तो रहता नहीं है। तो यहाँ पर जो है राइटर ये समझ नहीं पाते हैं, फिरदौस ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहे हैं। देख लीजिएगा ये चीज़ कि यहाँ पर जो फिरदौस है यही राइटर है, ठीक है? तो वो समझ नहीं पाते हैं कि कितना वो सहमत है, उनका एक्सप्रेशन ये सब तो कुछ मिलता ही नहीं है क्योंकि वो सब वॉइस तो कंप्यूटर वॉइस रहता है। इसी वजह से जो फिरदौस होते हैं वो हल्का कन्फ्यूज़ रहते हैं।
फिरदौस जो है वो हर कुछ-कुछ सेकंड पे देखते रहते हैं कि उनका जो 30 मिनट है वो पूरा तो नहीं ना हो गया। क्योंकि वो हर पल को जो है, हर मिनट को जो है, वो जो वैल्यूएबल बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी जो मिनट है वो वेस्ट हो। इसे वो बार-बार जो है चेक करते रह जा रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइम ना बीत जाए। अब फिरदौस कहते हैं कि आप जो है मेरे लिए एक इंस्पिरेशन की तरह हैं या उससे भी ज़्यादा हैं और हाँ, दूसरों के लिए भी ज़रूर होंगे। फिर बोलते हैं वो कि क्या आपको इस विचार से कुछ मदद मिलती है? तभी वहाँ से एक रिप्लाई आता है नहीं। तब ये फिरदौस सोचते हैं कि अरे यार मैं कैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो व्यक्ति मतलब जिसके पास कोई चॉइस नहीं था, फिर वो ऐसा मतलब बना और उस व्यक्ति से मैं इंस्पिरेशन के बारे में पूछ रहा हूँ, तो उसको बहुत हर्ट किया होगा। कि बेचारा जिसके पास चॉइस नहीं था, जो कि बहुत ही कम दूरी में बैठे हुए रहता है, एकदम थोड़े से ही और जो कि मूव नहीं कर सकता है, ठीक है? तो उससे मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? फिर वो जो है अपना क्वेश्चन चेंज कर देते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप जो है कोई एडवाइस देना चाहेंगे डिसेबल पीपल के लिए, जो कि उनके लाइफ़ को और बेटर कर सके? तब यहाँ पर ये कहते हैं कि हाँ, वो कहते हैं कि देखो डिसेबल पीपल अगर कोई है, तो उसको वही काम करना चाहिए, जिसमें वो बेहतर है। क्योंकि ऐसा नहीं कि डिसेबल पीपल के लिए ओलंपिक्स खोल दिया जाए क्योंकि वो सब वेस्ट ऑफ टाइम होगा। काम वही करो जिसमें आप बेहतर हो। तभी जो है यहाँ पर फिरदौस कहते हैं कि हाँ, अब मैंने भी कुछ वक़्त पहले जो है एक स्पेनिश गिटार जो है वो जो है बनाना ब सॉरी बजाना सीखा था। और फिर वो कहते हैं कि हाँ, ये बात है कि मैंने उसको बजाते-बजाते लगभग पूरा गुस्सा में आकर जो है उसको तोड़ दिया था उसके स्ट्रिंग को। अब देखिए क्या होता है आधा घंटा बीत जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो पता चल जाता है कि लास्ट में कहते हैं कि हमें वही काम करना चाहिए जो कि बेहतर है। जिस काम में हम बेहतर नहीं हैं, उसको करने से आपका सिर्फ़ टाइम वेस्ट होने वाला है। तो यही चीज़ कहते हैं कि ओलंपिक्स खोल दिया जाए अगर डिसेबल्ड पीपल के लिए तो वो सब तो वेस्ट ऑफ टाइम ही हुआ। तभी यहाँ पर आधा घंटा जैसे ही बीतता है, तो ये अब सोच लेते हैं कि चलो टाइम बीत गया तो थैंक यू बोल के उठ रहे होते हैं। तभी वहाँ से एक आवाज़ आता है कि रुको, क्या तुम चाय पीना चाहोगे? और हाँ, मैं तुम्हें जो है अपना गार्डन भी दिखा सकता हूँ अगर तुम कहोगे तो। हॉकिंग जो है वो चलते हैं, उनको गार्डन दिखाते हैं। जैसे चल रहे होते हैं तो जो धूप जो है जैसे-जैसे उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है, तो उनको ठीक से दिखता नहीं कि क्या-क्या लेटर्स लिखे हुए हैं। जिस वजह से उनको जो है कुछ भी टाइप करने में दिक्कत हो रहा था। बाद में वक़्त आ जाता है जाने का। जैसे ही फिरदौस आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि थोड़ा शाम हो चुका होता है। तो पीछे मुड़ के देखते हैं कि जो यहाँ पर ये स्टीफ़न हॉकिंग जो हैं, ये खड़ पीछे से ही बैठे रहते हैं, उनको देख रहे होते हैं। और यहाँ पे मानो फिरदौस को ऐसा फ़ील आता है कि वो पीछे से उनको हाथ हिला के बाय कर रहे हों। मतलब कि जिस तरह से वो देख रहे होते हैं उन क्योंकि यहाँ पर तो वो हिल तो सकते नहीं थे, बॉडी हिला सकते नहीं थे। लेकिन फिर भी जो है उनको ऐसा फ़ील आया कि वो उनको अपने नज़रों से ही ऐसे बाय कह रहे हों। और इस तरह से जो था, उनका जो ये यात्रा था, वो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगा कि वो जो थे वैसे व्यक्ति से मिल पाएँ। तो ये था पूरे इस चैप्टर के अंदर। तो फाइनली अब हम लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं जो है चैप्टर नंबर 8 जिसका टाइटल है शॉर्ट मॉनसून डायरी। राइटर लिखते हैं जून 24 मॉनसून का यह पहला दिन था। देखो मॉनसून यानी बारिश का मौसम और जो पहाड़ी इलाके होते हैं तो वहाँ पे जब बारिश का मौसम आता है तो ठंडी हवाएं बहती है और उसके वजह से मिस्ट यानी धुंध आ जाते हैं। और जैसे जैसे यह धुंध पहाड़ों पर छाने लग जा रहा है सारे बर्ड साइलेंट यानी शांत होने लग जा रहे हैं। और शायद इसी वजह से धुंध बहुत ही मेलनकली मेलनकली मतलब उदासी भरा लग रहा है क्योंकि वह सिर्फ पहाड़ को ढक नहीं रहा है बल्कि ब्लैंकेट दैम इन साइलेंस यानी कवर कर दे रहा है। चारों तरफ साइलेंस यानी शांति फैला दे रहा है। वही धुंध आने के जस्ट 1 घंटे पहले तक पेड़ों पे चिड़िया की आवाज आ रहे थे लेकिन अभी देखो ये पूरा फॉरेस्ट ऐसा डेथली स्टिल यानी घोर सन्नाटा में चला गया है जैसे मानो आधी रात हो रही हो। इसी धुंध के बीच में बिज्जू अपनी बहन को पुकार रहा होता है जिसको उसकी बहन की आवाज आ रही है जो उस हिल साइड पर यानी जो पहाड़ का सरफेस है उसके ऊपर इधर उधर दौड़ रही है बट वो उसे देख नहीं पा रहा है। जून 25 सुबह के दिन में हल्की सी बारिश होती है इस वजह से हल्का वार्म और ह्यूमिड यानी हल्की सी गर्माहट और मौसम में नमी आ जाती है। इस साल उतनी ठंडी नहीं थी जितनी हर साल हुआ करती थी और ये बात शायद प्लांट्स भी जानते थे क्योंकि राइटर जब बैंक से होते हुए पोस्ट ऑफिस जा रहे थे तब वो देखते हैं कि एक कोबरा लिली अपने फॉन्स यानी एक ऐसा प्लांट जिसका फ्लावर नहीं होता है उस समय उसके पत्तों से बीच में से एक नया पत्ता निकल रहा होता है ऐसे मानो कि वो अपने सिर को ऐसे उठा करके देख रहा हो। एक स्कूल के लड़के ने इनसे पूछा कि आप हिल स्टेशन यानी पहाड़ी इलाका और वैली यानी घाटी को सिर्फ एक वाक्य में डिस्क्राइब कीजिए। तो वो कहते हैं अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन यानी एक स्वर्ग जो कभी रहा होगा। जून 27 बरसात ने मानो हेरल्डेड यानी ये अनाउंस कर दिया था कि कुछ सीजनल विजिटर्स यानी गेस्ट आने वाले हैं जैसे एक लेपर्ड और बहुत हजार लीचेस यानी जिन्हें जोग बोलते हैं। तो ये कल ही दोपहर में
स्कूल बिल्डिंग के नीचे एक सर्वेंट क्वार्टर है जहाँ पर एक डॉग था, उसको एक लेपर्ड ने उठा लिया। उसके बाद शाम के वक्त में उसी ने बिज्जू की गाय पे अटैक करना चाहा, तो उस समय बिज्जू की माँ स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस यानी कर्सेस लाइक उनको चिल्लाते हुए वो आई, जिसकी वजह से वो तेंदुआ भाग गया। और लीचेस के बारे में राइटर कहते हैं कि अब मुझे हर दिन थोड़ा ब्लड लेटिंग के लिए तैयार हो जाना होगा। ब्लड लेटिंग यानी खून को हल्का लूज करने के लिए, क्योंकि अब हर दिन कहीं ना कहीं उनके बॉडी पर लीच चिपक जाएंगे और खून चूस लेंगे। इन्हीं के साथ कुछ स्कारलेट मिनी वेट्स जो कि रेड रंग के होते हैं, बट उसमें फीमेल्स होती है वो येलो रंग की होती है। वो आते हैं और एक पत्ते से दूसरे पत्ते कूदते हैं और देखने में मानो जूल यानी कि जेवर की तरह लगते हैं, बहुत ही चमकदार। और इस वजह से वो अपने आप को पत्तों के बीच में छुपा नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभार वो अननोटिस यानी ध्यान में नहीं आते, नहीं दिखते हैं। इन्हीं के साथ कुछ जोड़े आते हैं ड्रोंगोस के, जो कि ऐसे बर्ड है जो बहुत ही गुस्सैल होते हैं और इन मिनी वेट्स जो बर्ड है उनका पीछा करते हैं। और एक ट्री कीपर नाम की बर्ड ओक ट्री के ट्रंक यानी तना से उड़ती रहती है ऊपर की तरफ, और जितने भी इंसेक्ट दिखते हैं उनको स्नैप यानी उनको पकड़ लेती है, दबोच देती है। और अब जो कि बारिश का मौसम आ गया है, इन इंसेक्टिवर्स बर्ड यानी जो कीड़े खाने वाले बर्ड्स होते हैं, उनको फूड की कोई भी कमी नहीं होगी। अब अगस्त 2 की बात, पूरी रात बरसात होती है तो एक ड्रमिंग साउंड आता है जब बारिश की बूंदें इनके कोरुगेटेड टिन रूफ यानी ये टिन की रूफ जो कि वेव की तरह बनी हुई इस पे गिरती है। कोई भी थंडर या स्टॉर्म नहीं था, और डायरेक्ट एक तेज डाउनपोर यानी कि एक तेज बारिश हो रही है। अब इस साउंड की वजह से इन्हें जागने में तो मदद मिलती है, बट ये जब सोने जाते हैं तो इनको नींद भी नहीं आता है। ये सोचते हैं कितना अच्छा लगता है ये देखना कि बाहर बारिश हो रही है, घर के अंदर ये शांति से अपने छत के नीचे बैठे हुए हैं, और जो कि उस टिन रूफ में बहुत सारे छेद हैं। तो वो लीक से पानी जब टपक रहा है तो इन्हें ऐसा फील आ रहा है जैसे मानो बिना बारिश में गए हुए, उसे टच किए हुए, ये बारिश में रहने का एक फील ले रहे थे। अगस्त 3, बारिश रुक जाती है और बादल हटने लग जाते हैं। राइटर देखते हैं कि सूरज की रोशनी इनके लेफ्ट साइड में हिल की तरफ पड़ती है। एक वुमेन स्टिक्स यानी लकड़ी को चॉप काट रही होती है। इसके बाद वो गाय की घंटी की आवाज सुनते हैं। अब ओक ट्री के अंदर टहनी पर एक क्रो बैठा हुआ था जो कि डिसकॉन्सोलेटली यानी नाराजगी के साथ एक काव काव करते हुए अपने फेदर पे से रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदें गिरा रहा था। फिर ड्रेन पाइप से पानी की बूंदों को लीक करता हुआ देखते हैं। उसके बाद एक सडनली क्लीन एंड प्योर साउंड सुनते हैं, विस्लिंग थ्रस्ट जो कि एक बर्ड है। वो घाटी के बीच में उड़ता हुआ जो साउंड दिया था, उससे लग रहा था कि मानो घाटी के अंदर छुपे हुए जो डार्क स्वीट सीक्रेट्स है वो बाहर निकल के आ रहे हो। अगस्त 12, राइटर लिखते हैं कि एक एंडलेस रेन है यानी लगातार बारिश हो रही है और परमानेंट मिस्ट यानी हर जगह धुंध फैला हुआ है। 8-9 दिन से इन्होंने सूरज को नहीं देखा है। हर जगह बहुत ही डैम्प एंड सॉगी यानी नम है या गीला चीज है। इस वजह से कहीं भी जा नहीं सकते हैं। रूम में बैठे हुए बाहर विंडो से देखते हैं कुछ बॉबिंग अम्ब्रेलास यानी लोग जो अम्ब्रेलास को लेकर जा रहे हैं, तो उनको देख रहे होते हैं। चलो एक चीज अच्छी थी कि ठंड उतनी नहीं थी, लेकिन हिल साइड पूरा लस था यानी ग्रीनरी था, पूरा फैला हुआ था। लेट मॉनसून फ्लावर्स थे जैसे कि वाइल्ड बल्सम, दलियाज, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स। अब है अगस्त 31 यानी लास्ट डे ऑफ अगस्त, और सारे लस मॉनसून ग्रोथ यानी जितने भी पौधे थे वो सब अपने पीक पर है, यानी जितना ग्रो करना चाहते थे वो कर चुके थे। और अब जैसे कोबरा लिली का जो सीड था वो लाल होता जा रहा था, जो ये दर्शाता है कि बरसात अब खत्म होने को आ गई है। कुछ ही दिन में इसके फॉन्स यानी जो पत्ते हैं वो येलो हो जाएंगे, बट अभी तो ये पूरे ग्रीन एकदम अपराइट है यानी एकदम तरोताजा है। और कुछ जैसे फ्लावर्स हैं जो है ग्राउंड ऑर्चिड, मोवे लेडी स्लीपर, व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड, ये सब तो ग्रासी स्लोप लैंडोड, लैंडोड एक जगह का नाम है, वहां पर ऐसे फैले हुए जैसे कि एक फैशन डिस्प्ले यानी सुंदर लग रहे थे देख करके। अब नए प्लांट्स उग रहे होते हैं रॉकी क्रिवाइसिस यानी पत्थरों के दरार में से, जो है वाइल्ड दलियाज, जिसके अंदर अलग अलग कलर्स दिखाए गए हैं, रेड, येलो और मगेंटा। राइटर कहते हैं कि स्नैक और रोडेंट्स यानी जो चूहे थे, उनके बिल में पानी भर गया था, तो वो रूफ यानी छत के नीचे एटिक्स यानी जो छज्जे हो गए वहां पर और गोडाउंस में रह रहे थे। अब यहाँ पर एक छुचुंदर का जिक्र होता है जिसके बारे में बताया गया है कि वह श्रू यानी चूहे इतना छोटा है, उसकी आई साइट यानी नजर कमजोर है, और वो ब्लंडर है यानी यहाँ वहाँ भटकता रहता है एक रूम से दूसरे रूम में। बच्चों के लिए वह एक अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन का हिस्सा बन गया था, मानो बच्चे उसको परेशान करते हुए मजे ले रहे थे। तभी उनकी दादी माँ आकर के उनको डांट लगाती हुए कहती है कि इसे मत मारो, छुचुंदर लकी होते हैं और उनसे पैसे आते हैं। अब इस बात पर वो श्योर तो नहीं है, बट हाँ, राइटर को एक चेक जरूर मिलता है मेल से, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, बट वो बोलते हैं कि जो भी आ रहा है बस आने दो, वेलकम है उसका। अब आता है 3 अक्टूबर का दिन। राइटर कहते हैं कि अब हम मॉनसून से विंटर रेन में चलेंगे। विंटर रेन कहने का मतलब हुआ कि ठंडी के मौसम में वहां पर ओले पड़ने लग जाते थे, लेकिन अब जैसे ही हायर अल्टीट्यूड यानी
पहाड़ के ऊपरी हिस्से को देखते हैं तो वहाँ पर आप स्नो गिरते हुए देख सकते हैं। ये कहते हैं कि इवनिंग हेल स्टॉर्म यानी शाम के वक़्त में जब ओले पड़ जाते हैं, उसके बाद स्काई और हिल मानो सफ्यूज़्ड यानी भरा पड़ा था ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट से। यानी जब सूरज ढल रहा था और उसकी जब लाइट पड़ रही थी, तब मानो बादलों में, आकाश में और नीचे धरती पर यानी उस स्नो पर एक गोल्डन लाइट दिखाई दे रहा था। अभी जनवरी 26 की बात करते हैं, यानी लगभग साढ़े 3 महीने के बाद ये लिखते हैं कि विंटर रेन्स इन हिल यानी ठंडी के मौसम में भी वहाँ जो बारिश होती है। ये कहते हैं कि ये घर में जब अकेले थे, इनके दोस्त सब चले गए थे, तो पूरा हस्ड साइलेंस था, यानी वो भी शांत बैठे थे तो पूरा घर शांत था। और उस लिक्विड साइलेंट यानी एकदम सन्नाटे में बैठ करके वो बारिश की बूंदों गिरने की आवाज उस रिद्म को सुन रहे थे। जब बारिश की बूंदें पत्तों पर, लेमन, रूफ, ड्रमिंग ऑन ड्रेंच दलियाज यानी जो फूल थे उसके ऊपर गिर रहे होते हैं, एंड विंडो पैनल्स यानी जो खिड़की बंद होती है तो उसके जो बाहर का जो सरफेस होगा ना उस पे गिर रहे होते हैं, तो उस वजह कहते हैं कि बारिश की वजह से ना इनका पूरा घर एक अंधेरे में था। और जब ये खिड़की के पास जा रहे होते हैं और वहां पर रुकते हैं तो देखते हैं कि बारिश अब रुक चुकी थी और फिर वापस स्टार्ट हो जाती है। और उस समय ट्री पर कुछ भी हरियाली नहीं था, बल्कि ट्री के पत्ते पूरे ग्रे हो गए थे। ट्रीज के ग्रे लीव्स को देख करके लग रहा था कि मानो वो इन्हें मिनेंस यानी यह डरा रहे हो कि देखो मैं कितना अकेला हूँ। ग्रे लीव्स ट्री के तब होते हैं जब उन्हें अच्छी सनलाइट नहीं मिलती है, तो उससे उनका रंग जो है एक फीका सा मानो पड़ जाता है लीव्स का। अब मार्च 23 को जब ये कहते हैं कि लेट मार्च है यानी मार्च एंड होने को है, इसी के साथ विंटर भी एंड हो रहा है। और ये मसूरी में जहाँ पर ये है अभी, जहाँ की बात ये पूरी कहानी में कर रहे हैं, और बताते हैं कि ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्लैकेस्ट क्लाउड है। फिर वो बोलते हैं कि लगभग वह मार्बल्स हेल्ड करता है, यानी वो बड़े-बड़े जो ओले पत्थर हो गए मार्बल साइज़ के, वो आधे घंटे तक ऊपर से नीचे गिरते हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, यानी जब ओले पड़ते हैं ना तो उसके बाद जो स्काई क्लियर होता है, वैसा और कोई चीज़ स्काई को क्लियर नहीं कर सकता है। और ये कहते हैं कि जब मैं ये लिख रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि स्काई इतना क्लियर है कि अब वहाँ पर रेनबो मुझे बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये चैप्टर दर्शाता है कि नेचर के जो मिरेकल्स है उनके बारे में, और हमारे जीवन में जो छोटी बहुत खुशियाँ और गम वाला पल है उसको। जैसे यहाँ पे हमने नेचर के मिरेकल को देखा कि जब बरसात आई तो बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल और बहुत अलग अलग पौधे खिलने लग गए थे। लेकिन इसी साल जब देखा हमने कि बहुत देर तक जब बारिश रह गई, तो पूरे तरफ जो पेड़ थे उनके पत्ते ग्रे हो गए थे, जैसे उदासी सा फील कर रहे थे। तो जहाँ एक तरफ हम लोगों को उन सुंदर फूलों को देखने में खुशी वाला एक फील आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ जब पेड़ के उन ग्रे लीव्स को देख रहे थे, तो उन्हें देख करके हमें एक उदास सा फील आ रहा था। फिर विंटर में स्नो को देख करके हमें बहुत अच्छा फील आता है, बट फिर जब बारिश होती है तो फिर हमें थोड़ा उदास सा फील आता है। एक तरह जब बारिश हट जाती है और सुंदर सा रेनबो आता है तो फिर हम खुश हो जाते हैं। और इस प्रकार से नेचर के मिरेकल्स और जीवन से जुड़ी हुई छोटी बड़ी जो खुशी और गम के पल है उसे दर्शाया गया है। तो यहाँ हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये था पूरा इस वीडियो में। आशा करूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दूसरों से शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।